Hi everyone, क्या हाल चाल है? I hope everyone is doing fine. Perfect. So today we are starting with a new topic, asset allocation. आज अपने एक नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं एसेट एलोकेशन. ठीक है. आई थिंक आप स्क्वाइजर में चेक करोगे, इट शुड बी बुक नंबर 1. स्क्वाइजर का बुक नंबर 1 होगा. ओके. अंडर द एसेट एलोकेशन एज अ ओवरऑल टॉपिक वी हैव 3 रीडिंग्स. 3 चैप्टर्स है. कौन कौन से है सर? एक है ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा. ये को रीडिंग मैंने ओपन किया हुआ है. ठीक है. ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन. सेकंड है प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन. सेकंड इज प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन. थर्ड इज रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स. एसेट एलोकेशन विद रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स. ठीक है. तो टोटल में 3 चैप्टर है एसेट एलोकेशन. ऑल्दो अलग अलग रीडिंग्स के अंदर में डिस्कस किया है एसेट एलोकेशन को लेके, बट एक होता है ना सर, ये मेन टॉपिक है एंड इसका कुछ पोर्शन बाकी सारी रीडिंग्स के अंदर में फैला हुआ है. फॉर एग्जाम्पल इक्विटी के अंदर में, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड इनकम के अंदर में. तो वो रीडिंग्स पढ़ने के पहले इट्स इंपॉर्टेंट कि आप एबीसीडी पढ़ लो. ये जो चैप्टर है ये एबीसीडी है ऑफ एसेट एलोकेशन, क्योंकि बाकी जो रीडिंग्स आएगा ना, उस रीडिंग्स के अंदर में इस पोर्शन से कहीं ना कहीं टच एंड गो होगा. मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यहां से लेके वहां पे समझाया हुआ, बिकॉज दिस इज लाइक बेसिक. जैसे अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं ना, एकदम बेसिक्स. ओवरव्यू बताइए ना सर, आर आर टी टी एल एल यू, उसके बाद ही तो अपने आगे चीजों को समझते हैं एट अ बेटर लेवल. सिमिलरली इन केस ऑफ एसेट एलोकेशन दिस रीडिंग्स आर दी एबीसीडी एंड उसके अकॉर्डिंग बाकी जो चैप्टर्स आएगा, बाकी जो रीडिंग्स आएगा उसके अंदर में सब जगह सारा चीज एसेट एलोकेशन को लेकर ऑब्वियसली सम पोर्शंस आर देयर. ओके. तो अपने क्या करेंगे, सबसे पहला एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि सर एसेट एलोकेशन में क्या बात करेंगे. एक अपने बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन. ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन मतलब क्या हुआ कि सर एसएए का मतलब बताइए ना. स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, नाम तो सुना भैया तुम. एसएए, टीएए, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. तो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन सर, किस एसेट क्लास में कितना पैसा लगाना चाहिए, इज अबाउट एसेट एलोकेशन, अबाउट वेट्स. तो उसके ओवरव्यू को लेके यहाँ पे बात करेंगे. ठीक है. दिस विल बी डिस्कस्ड इन दी ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन. सेकंड विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन. प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन सर, क्या क्या अप्रोचेस हो सकता है, क्या मेथड्स के थ्रू अपने लगाएंगे. मतलब सर कुछ कुछ कैलकुलेशन बेस्ड आएगा. जो फर्स्ट चैप्टर इट विल बी मोर थीमेटिक बेस्ड. सेकंड रीडिंग विल बी थीम प्लस थोड़ा सा कैलकुलेशन मॉडलिंग बेस्ड. थर्ड रीडिंग इज अबाउट रियल वर्ल्ड कंस्ट्रेंट्स. ओके सर, डिसाइड कर लिए अबाउट दी एसेट एलोकेशन. बताइए ना क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आ सकता है क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. टीटीएलएलयू याद है? टैक्स कॉन्स्टेंट्स, लिक्विडिटी कॉन्स्टेंट्स, टाइम होराइजन, यूनिकनेस, वो सब सारा रियल वर्ल्ड कंस्टेंट्स आएगा. प्लस सर बायस भी होगा, बिहेवियरल बायस. याद होगा लेवल 1 का बिहेवियरल बायस बात करते थे अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में. दैट इज ऑल्सो देयर. इमोशनल बायसेस आर देयर. ऑल दोस बायसेस विल ऑल्सो कम इन केस ऑफ रियल वर्ल्ड कंस्टेंट्स. कि सर जब एसेट एलोकेशन करेंगे क्लाइंट के लिए, तो क्या क्या कंस्टेंट्स अपने को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्लाइंट का. तो ये जो रीडिंग है ना एसेट एलोकेशन का, थोड़ा सा अपने को बायस होगा इन टर्म्स ऑफ अपने आप को तुम पोर्टफोलियो मैनेजर सोचो. क्या सोचना है? पोर्टफोलियो मैनेजर. कि सर क्लाइंट पैसा लेके आया है या डिस्कस करने के लिए आया आपसे कि यू आर बीइंग माय पोर्टफोलियो मैनेजर, हाउ यू विल एलोकेट इनटू डिफरेंट एसेट क्लास. जी समझ में आ रहा है कि इस 3 रीडिंग्स के लिए अपने आप को एक बार के लिए तुम पोर्टफोलियो मैनेजर सोचो. या तुम्हारे पास क्लाइंट आया है पैसा लेके या डिस्कस करने के लिए, और पूछ रहा है यार आप कैसे कैसे ये जो पैसा है उसको किन किन एसेट क्लासेस में डालोगे, रेदर किस वेट्स में डालोगे. क्या बोला? रेदर किस वेट्स में डालोगे. एसेट एलोकेशन इज अबाउट व्हाट, कि सर कितने वेट्स में अपने कौन कौन से एसेट क्लासेस के अंदर में पैसा लगा रहे हैं. इज इट फाइन? परफेक्ट. तो एक सबसे पहले आप क्या करना है, आपको हेडिंग दे दो कि एसेट एलोकेशन में अपने पास 3 चैप्टर्स है. 3 कैटेगरी के अंदर में डिवाइड कर लो. एसेट एलोकेशन, उसके अंदर में वी हैव 3 रीडिंग्स. बाकी भी है बट यहां पे मैं लिख नहीं रहा हूं. ठीक है. ब्रॉडली लिख रहा हूं. एसेट एलोकेशन के अंदर में ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन. नेक्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एसेट एलोकेशन. थर्ड रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट्स.
रियल वर्ल्ड कॉन्स्टेंट्स. इज इट फाइन? परफेक्ट. ओके, तो सर अपने कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? अपने सबसे पहला रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन आज, विच इज द फर्स्ट रीडिंग अंडर एसेट एलोकेशन. ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन. ठीक है, दिस इज योर क्लास नंबर 1. सर चैप्टर है कैसा, ये टॉपिक है कैसा? बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है. ठीक है, प्लस पूरा का पूरा लेवल 3 के अंदर में बहुत ज्यादा काम आएगा आपको. एसेट एलोकेशन, इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल टाइप, सब रीडिंग्स के अंदर में ये इसका जो इंपॉर्टेंस है वो काफी ज्यादा, बिकॉज वहां पे ये सब जब अपने चैप्टर्स कर लेंगे तो वहां पे चीजों का टच अप ऑन करूंगा मैं कि यार वहां पे अपने एसेट एलोकेशन में ये पढ़े हुए, एसेट एलोकेशन में ये पढ़े हुए. तो दिस रीडिंग इज लाइक ABCD ऑफ योर लेवल 3. तो ये जो रीडिंग है वो आपको एकदम प्रॉपर्ली समझ में आना चाहिए. एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो. थीम वाइज भी काफी इजी है, प्लस पढ़ने वाइज भी काफी इजी है, सम्स वाइज इज ऑल्सो इजी. तो इजी बोलने का ये मतलब नहीं है दैट यू विल सिट बैक एंड रिलैक्स. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है. इंपॉर्टेंट एज इन सारे रीडिंग्स के अंदर में काम आएगा. ठीक है, ओके. वी आर स्टार्टिंग विथ एसेट एलोकेशन. सबसे पहला ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन. सर एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? अपने क्या कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर में? एज यूजुअल पहले आपको चीजें समझाऊंगा, उसके बाद शॉर्ट के अंदर में अपने नोट्स लिखेंगे अपना, जो मेरा अपना अपना लेवल 1 लेवल 2 के अंदर में मेथड फॉलो कर रहा है. जहां पे मेरे को लगेगा यार काफी ज्यादा राइटअप है, उस राइटअप को मैं डिसाइड करके रखूंगा कि स्क्वाइजर से अगर हो जाएगा इट्स फाइन, देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग. ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट उस राइटअप को लिखाने का कोई सेंस नहीं होगा, क्योंकि स्क्वाइजर के अंदर में दिया अगर प्रॉपर्ली तो इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक है, तो अपने उस चीज को समझ लेंगे, उसके बाद अपने बता दूंगा मैं कि इसको आप स्क्वाइजर से कर सकते हो, और जहां कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहेगा ऑब्वियसली आई विल मेक इट राइट टू यू. ओके, तो अपना जो मेथड है वही अपने फॉलो करेंगे. ओके सर, एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बेसिक्स ऑफ लेवल 1. एसेट एलोकेशन का मतलब क्या होता है? सर एसेट एलोकेशन का मतलब हुआ कि सर इफ वी हैव अ इन्वेस्टेबल कॉर्पस, अगर अपने पास क्लाइंट पैसा लेके आया है, इन्वेस्टेबल कॉर्पस है सर उसके पास, सर कौन कौन से एसेट क्लासेस में पैसा लगाएंगे? मतलब trying to identifying to allocate, how to allocate the investable corpus into the broad asset classes. Is it fine? broad asset classes का मतलब क्या हुआ कि सर इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल्टाई, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, अब सर इक्विटी में कितना, फिक्स्ड इनकम के अंदर कितना, ऑल्टाई के अंदर में कितना. इनफैक्ट इक्विटी ही क्यों, इक्विटी के अंदर में भी सर 2 क्लास के अंदर में डिवाइड कर सकते हैं. इफ यू थिंक फ्रॉम अ इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू, सर डेवलपिंग कंट्री में कितना, डेवलप्ड कंट्री के अंदर में कितना, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में कितना, डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएस एंड ऑल वहां पे कितना. चीज समझ में आ रहा है? अंडर डेवलपिंग ऑल्सो वी कैन डिसाइड कि सर डेवलपिंग के अंदर में सर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज में सर कितना लगाएंगे एंड डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में कितना लगाएंगे. सर जब डेवलपिंग का बात आ रहा है तो सर वहां पे ये अपने डिसाइड कर सकते हैं सर अपने खुद के डोमेस्टिक कंट्री में कितना लगाएंगे, इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज के अंदर में कितना लगाएंगे अंडर दी डेवलपिंग. अपना खुद का पहले तो अपना सर डोमेस्टिक, उसके बाद सर बाकी कंट्रीज के अंदर में जो इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज है उसके अंदर में कितना लगाएंगे, उसके बाद डेवलप्ड. तो खुद का कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री, और अब खुद का कंट्री के साथ यू कैन सी एज ए इमर्जिंग कंट्री ऑल्सो, बिकॉज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने बात कर रहे हैं. इफ यू थिंक फ्रॉम दी यूएस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ऑथर थोड़ा सा यूएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर डेवलप्ड कंट्री विच इज यूएस, मतलब खुद के कंट्री में कितना, उसके बाद सर इंटरनेशनल कंट्रीज में कितना. इंटरनेशनल के अंदर में आ जाएगा आपका बाकी के डेवलप्ड कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम यूएस एंड इमर्जिंग कंट्रीज, एंड इमर्जिंग कंट्रीज सर वहां पे कितना लगाएंगे. चीज समझ में आ रहा है आपको कि क्या चीज को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे? सो यहाँ पे अपने बात करें सर इक्विटी के अंदर में कितना लगाएंगे, इक्विटी के अंदर में भी डिपेंड्स ऑन दी इमर्जिंग है या डेवलप्ड है. सर व्हाट अबाउट फिक्स्ड इनकम? फिक्स्ड इनकम के अंदर में वी कैन क्लासीफाई फ्रॉम द यूएस पॉइंट ऑफ व्यू कि सर डोमेस्टिक कंट्री में कितना एंड इंटरनेशनल कंट्री में कितना. इंटरनेशनल यहाँ पे आ जाएगा आपका डेवलप्ड एंड इमर्जिंग, डेवलप्ड एंड इमर्जिंग. तो वो अपने इसमें डिस्कस करेंगे अंडर द फिक्स्ड इनकम. ऑल्सो इन केस ऑफ सर अगर यूएस के पर्सन है एंड यूएस मतलब खुद के कंट्री में अगर तुम पैसा लगा रहा है तो यू कैन डिसाइड सर इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड में कितना लगाना है एंड स्पेक्युलेटिव या जंक बॉन्ड में कितना लगाना है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि सर फिक्स्ड इनकम तो डिसाइड कर ली कि उस फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास में लगाएंगे. नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि सर अपना डोमेस्टिक कंट्री में कितना लगाएंगे एंड इंटरनेशनल कंट्री विच इज डेवलप्ड एंड इमर्जिंग कंट्री में कितना लगाएंगे. कमिंग बैक टू डेवलप्ड कंट्री, अपना खुद का कंट्री विच इज यूएस, तो सर वहां पे इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट ग्रेड कितना लगाएंगे एंड
जंक बॉन्ड्स में कितना पैसा लगाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर रियल स्टेट का बात करें तो पब्लिक रियल स्टेट, प्राइवेट रियल स्टेट, और उसके अंदर और ब्रेक्स हो सकता है। इज इट फाइन? तो सर यहाँ पे अपने डिसाइड कर रहे हैं कि सर क्लाइंट का जो पैसा है वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे इनटू द ब्रॉड एसेट क्लासेस। मतलब वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द वेट्स ऑफ द वेरियस एसेट क्लासेस अंडर द सिक्योरिटी एसेट, सॉरी, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, अंडर द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। नाम सुना हुआ लेवल 1 का SAA अपने बोलते थे, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। ओके सर, जब स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन को लेके यहाँ पे बात हो रहा है तो क्या सर यहाँ पे सिक्योरिटी सिलेक्शन को लेके बात होगा? क्या यहाँ पे मैनेजर सिलेक्शन को लेके बात होगा? क्या यहाँ पे सेक्टर रोटेशन को लेके बात होगा या सेक्टर सिलेक्शन को लेके बात होगा? नो, इट विल बी मोर ऑन द एसेट एलोकेशन। मतलब द फोकस विल बी ऑन द स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन कि सर अपना पॉलिसी वेट्स, अपना टारगेट वेट्स, अपना स्ट्रैटेजिक वेट्स कितना होना चाहिए। द फोकस इज नॉट ऑन मैनेजर सिलेक्शन, नॉट ऑन सिक्योरिटी सिलेक्शन। जी समझो कि सर यहाँ पे डिसाइड कर लिए कि इंडिया में लगाएंगे। अब इंडिया के अंदर में, फॉर एग्जांपल इंडिया के इक्विटी मार्केट के अंदर में लगाएंगे, उसको अपने बोलेंगे एसेट एलोकेशन। यहाँ पे ये बात नहीं हो रहा कि सर TCS में लगाएंगे या विप्रो में लगाएंगे या इन्फोसिस में लगाएंगे या टेक महिंद्रा में लगाएंगे, किस में लगाएंगे? बोला सर स्टॉक का बात मत करिए, किसका बात करिए? एसेट एलोकेशन का, कि सर इक्विटी में कितना। अब इक्विटी के अंदर में भी खुद के कंट्री में कितना या इमर्जिंग और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में कितना। सो द एसेट एलोकेशन फर्स्ट मीन्स कि सर how much the investable corpus will get divided into the broad asset classes. The focus is obviously on the target, identifying the target or the policy weights. The focus is not on the manager selection or the security selection. उस पर फोकस नहीं है बिल्कुल भी। Obviously सर asset allocation जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्योंकि सर एज अ फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज एक्चुअली व्हाट? एसेट एलोकेशन। सर ये जो पैसा है वो कहाँ कहाँ लगाएं, कौन कौन से टाइप के एसेट क्लासेस में लगाएं। इसका मतलब सर मोर देन 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट सक्सेस डिपेंड्स अपॉन व्हाट? एसेट एलोकेशन। मैंने बोला कि सर मोर देन 90% या मान लो 90% का जो सक्सेस है ना आपका, रिटर्न, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, सर क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? कि जो अपना पोर्टफोलियो मैनेजर है वो कितना सही तरीके से प्रॉपरली एसेट एलोकेशन कर पाए। क्यों सर? वाई सर वो सिक्योरिटी सिलेक्शन करके भी तो कर सकता है, मे नॉट बी। रीजन सुनो, मान लो आउट ऑफ 100% ऑफ योर पोर्टफोलियो अराउंड 70% इज इन्वेस्टेड इनटू इक्विटी। सर आउट ऑफ 100% मान लीजिए 70% जो है आपके पोर्टफोलियो का वो इक्विटी के अंदर में इन्वेस्ट किया पोर्टफोलियो मैनेजर ने, ठीक है। एंड उस समय मान लो इक्विटी मार्केट गिर गया, उस समय इक्विटी मार्केट गिर गया तो ऑब्वियसली सर स्टॉक्स भी गिरा होगा। तो सर यहाँ पे अपने जो ओवर एलोकेट किए इक्विटी के अंदर में, ओवर एलोकेट किए इक्विटी के अंदर में, तो क्या सर अपने को सिक्योरिटी बचा लिया गया? नो, अरे पूरा का पूरा इक्विटी मार्केट ही गिर गया मैंने बोला। तो सर इवन दो वी मस्ट हैव चूजन वेरी गुड स्टॉक, हो सकता है बहुत बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स के अंदर में अपने पैसा लगाए हैं, बट स्टिल एज अ ओवरऑल अगर एसेट क्लास ही पुअरली परफॉर्म कर रहा है तो सर स्टॉक क्या करेगा? चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर ओवरऑल एसेट क्लास ही खराब परफॉर्म कर रहा है तो सर जितना अच्छा सिक्योरिटी सिलेक्शन कर ले, जितना अच्छा मैनेजर को चूज कर ले, सर एक्टिव मैनेजमेंट करके भी वो अर्न कर पाएगा क्या? मे नॉट बी, क्योंकि सर वो एसेट एलोकेशन ही अगर गड़बड़ किया है तो सर ऑब्वियसली वो जितना अच्छा सिक्योरिटी सिलेक्शन कर ले, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग बिहाइंड द गुड सिक्योरिटीज, बिहाइंड द गुड मैनेजर्स। इसका मतलब सर एसेट एलोकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसेट एलोकेशन होता कैसे है? स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन या टारगेट वेट्स डिसाइड कैसे होता है? लेवल 1 के अंदर में पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 याद है सर। अपने को एसेट एलोकेशन के लिए एक पॉइंट चाहिए होता है, एंड वो कौन सा पॉइंट होता है? इट इज द टेंजेंसी ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड एफिशिएंट फ्रंटियर। रिस्क रिटर्न एफिशिएंट फ्रंटियर इंडिफरेंस कर्व। सर ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है ना, ये तो होता है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। सर एफिशिएंट फ्रंटियर कैसे निकलता है? एफिशिएंट फ्रंटियर कैसे निकलता है? अगर कोई बच्चा को याद है सर, अगर अपने यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि सर अपने इक्विटी, फिक्स्ड इनकम, ऑल टाइम में पैसा लगाएंगे, तो सर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा ऑफ ऑल दिस एसेट क्लासेस, ये चाहिए। सर स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा, ये फॉरकास्ट करिए। एंड कोरिलेशन क्या होगा?
इक्विटी, ऑल्टा फिक्स्ड इनकम एंड ऑल्टाई का। सर इक्विटी से इक्विटी के बीच में तो यहाँ पे तो वन का रिलेशन होगा, इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम के बीच में, इक्विटी एंड ऑल्टाई के बीच में। तो इस तरीके से यू कैन फाइंड आउट द कोरिलेशन। ठीक है, तो सर यहाँ पे अपने अलग अलग वेट्स लगा के अपने को ये पॉइंट्स मिलता था। इस तरीके से अपने करते थे कि ऑल दिस कैन बी कि सर मिक्स ऑफ द वेरियस वेट्स ऑफ इक्विटी, फिक्स्ड इनकम एंड ऑल्टाई। और अपने यहाँ से ऐसे एफिशिएंट फ्रंटियर ड्रॉ करते थे जिसको अम्ब्रेला बोलते थे। उसके बाद सर इन डिफरेंस कर्व डिसाइड होता था बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस लेवल ऑफ द क्लाइंट ऑफ द इन्वेस्टर। एंड सर जो आईसी एफिशिएंट फ्रंटियर का टेंजेंसी होगा, टेंजेंट पॉइंट होगा, सर वो पॉइंट या वो जो ये जो वेट्स है ना, दैट विल बी एक्चुअली व्हाट, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। दैट विल बी स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। तो सर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन इट्स अ मिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज एफिशिएंट फ्रंटियर कैसे बनता है सर, अबाउट द कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। कि सर आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन ऑफ द वेरियस एसेट क्लासेस। सो इट्स अ मिक्स ऑफ सीएमई, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन, एंड सर इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व, एंड इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व। ये पूरा का पूरा बेसिक्स था, ये पूरा का पूरा लेवल 1 का बेसिक्स था। कुछ भी यहाँ पे नया चीज अपने स्टार्ट ही नहीं की है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको फ्रेश याद नहीं दिलाऊं कि एल1 में क्या आपने बात की, तो हो सकता है आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो। मैं बोला कि पहले बेसिक्स याद दिला दूं कि सर जो सबसे पहला बात कि सर जो एसेट एलोकेशन है उसका मतलब क्या है सर। एसेट एलोकेशन का मतलब डिवाइडिंग द मनी और द इन्वेस्टेबल कॉर्पस इनटू द ब्रॉड एसेट क्लासेस। इट्स नॉट अबाउट मैनेजर सिलेक्शन, इट्स नॉट अबाउट सिक्योरिटी सिलेक्शन, राइट। सेकंड सर जो 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट सक्सेस है डिपेंड्स ऑन व्हाट, एसेट एलोकेशन। थर्ड कि सर ये एसेट एलोकेशन होता कैसे है, कैसे स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन निकालेंगे सर। इट विल बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स, क्या क्या, एक होगा सीएमई, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। सेकंड सर इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व, इन्वेस्टर का इंडिफरेंस कर्व। ये था अपना बैकग्राउंड, ये था अपना बैकग्राउंड। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे ये लोग व्हाट इज एसेट एलोकेशन बोल के कोई एलओएस नहीं लिखा। व्हाट इज एसेट एलोकेशन जो मैंने बताया इसका कोई अलग से एलओएस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लेवल 1 लेवल 2 के अंदर में ऑब्वियसली वी हैव डन। लेवल 1 में तो काफी अच्छे तरीके से अपने किए हुए ये सब चीजें, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पहले लिख लेते हैं, देन वी विल गो एलओएस बाय एलओएस। चीज समझ में आ रहा है? इसका जो आप डिस्कस किए पहले वो एक बार लिख लेते हैं एज ए इंट्रोडक्टरी पार्ट, ताकि जब भी आप चैप्टर पढ़ो तो आपको बैकग्राउंड लेवल 1 का याद आ जाए। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दी एलओएस बाय एलओएस। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या, सबसे पहला एसेट एलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग कॉर्पस इनटू ब्रॉड एसेट क्लासेस। It's not about security selection or manager selection, उससे मतलब नहीं है सर। Since asset allocation is the most important criteria for investment success, since asset allocation is the most important criteria for investment success, नहीं, एक सेकेंड, इन्वेस्टमेंट सिलेक्शन लिखो। Since asset allocation is the most important criteria for investment selection, hence investment success majorly
डिपेंड्स ऑन स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। ठीक है। थर्ड, asset allocation is decided based on capital market expectation, which is CME, and clients indifference curve। ठीक है। बगल में एक बार ड्रॉ कर दो ये, ताकि आपको याद आ जाए कि क्या बोल रहा था। सर मान लीजिए ये अपना एफिशिएंट फ्रंटियर है, ये अपना इंडिफरेंस कर्व है। सर ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, दिस विल बी योर स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। ठीक है। इंट्रोडक्शन। ओके, अब आते हैं यहाँ पे एलओएस वाइज। तो देखो एलओएस के अंदर में लिखा तो बहुत कुछ है ये लोग, और को रीडिंग के अंदर में तो ऑब्वियसली भर भर के लिखेगा नॉलेज के लिए। तो सर यहाँ पे अगर अपने ओवरऑल नंबर ऑफ एलओएस का बात करें, ओवरव्यू ऑफ एसेट एलोकेशन के अंदर में वी हैव टोटल 10 एलओएस। 10 एलओएस है, 10 एलओएस है सर। 10 एलओएस सर, मतलब काफ़ी कुछ है बात करने के लिए, काफ़ी कुछ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत प्रैक्टिकल है एंड ईजी भी है। दैट इज द बेस्ट पार्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। फ्रॉम एलओएस से लेकर एलओएस नंबर जे तक, एलओएस नंबर ए से लेकर एलओएस नंबर जे तक। अगर मैं एलओएस नंबर ए डायरेक्टली स्टार्ट करूं तो हो सकता है तुम सो जाएगा, तुमको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल बात किया हुआ है। पहले पढ़ लो क्या लिखा है। डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कंसिडरेशंस इन एसेट एलोकेशन। तो फील आ गया होगा कि सर बकबक कर रहे हैं लोग गवर्नेंस वगैरह को लेके, जो कि अपने लेवल 1 के अंदर में याद है, कॉर्पोरेट इश्यूज वगैरह के अंदर में भी पढ़ते थे सर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो वो पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बात लिखा है ये लोग इसके अंदर में। तो आई डोंट वांट टू स्टार्ट विथ एलओएस नंबर ए जानबूझ के, अदरवाइज यू विल फील कि सर एकदम ही नींद का गोली लेके आए हैं, आज पूरा सुला देंगे। ठीक है। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी और सबसे कॉमन सेंस वाला एलओएस से स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ पे अराउंड 80 to 90% आंसर आपसे ही आ जाएगा मेरे को। ठीक है। तो जानबूझ के अपने वहां से स्टार्ट करें, उसके बाद आई विल कम टू एलओएस नंबर ए। एलओएस नंबर जे से स्टार्ट कर रहा हूं। डिस्कस स्ट्रैटेजिक कंसीडरेशंस इन रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशंस। बोला सर व्हाट आर दी कंसीडरेशंस दैट वी हैव टू टेक केयर, स्ट्रैटेजिक कंसीडरेशंस इन रीबैलेंसिंग ऑफ द एसेट एलोकेशन। तो हेडिंग दे दो एक बार, एलओएस नंबर जे, एलओएस जे strategic considerations in rebalancing asset allocation। सुनिएगा, अभी लिखिएगा मत, ठीक है। कोई लिखना मत, मैं हो सकता है रफ में लिखूंगा पहले समझाने के लिए, उसके बाद अपने फ्रेश नोट लिख लेंगे। सर अगर मान लीजिए अपने पास 3 एसेट क्लास है, एक है इक्विटी, एक है ऑल्टाई, एक है फिक्स्ड इनकम। प्लीज नोट मत करिएगा, इक्विटी, ऑल्टाई एंड फिक्स्ड इनकम। सर अपने मान लीजिए स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन डिसाइड कर लिए, ठीक है। वी हैव डिसाइडेड दैट इक्विटी में रखेंगे सर 50%, ऑल्टाई में रखेंगे 10% एंड फिक्स्ड इनकम में रखेंगे 40%। इक्विटी में 50, ऑल्टाई में 10, फिक्स्ड इनकम के अंदर में 40। दैट वी हैव डिसाइडेड बेस्ड ऑन द इंडिफरेंस कर्व एंड द स्ट्रैटेजिक एसेट सीएमई, कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस। सर ये जब ये डिसाइड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे अपने, सर एसएए बोलेंगे, स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, ऑल्सो नोन एज पॉलिसी वेट्स और टारगेट वेट्स। याद है लेवल 1 में भी ये वर्ड्स यूज करते थे कि सर क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, क्या आपका पॉलिसी है, क्या स्ट्रैटेजिक वेट्स है दैट यू वांट टू कीप फॉर दिस एसेट क्लासेस ऑफ योर क्लाइंट। बिकॉज मैंने आपको बताया दैट थिंक योरसेल्फ एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर। तो सर ये डिसाइड हो गया कि इस तरीके से अपने एसेट को एलोकेट करेंगे ऑफ द क्लाइंट।
तो क्या सर ये हमेशा 50 10 40 ही रहेगा? क्या सर ये चेंजेस नहीं होगा? देखो तो ये चेंज तो वैसे नहीं होगा अनटिल अनलेस अगर आप चेंज करो जानबूझ के, डिपेंड्स ऑन दी क्लाइंट्स का। सर RRTTLLU अगर चेंज हो गया तो, या सर ये जो इक्विटी के अंदर में कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, स्टॉक्स है, ठीक है, ऑल्टाई के अंदर में जो व्हीकल्स है लाइक प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड्स एंड ऑल, या फिक्स्ड इनकम के अंदर में सर जो बॉन्ड्स है, अगर उनका प्राइस चेंज हो जाता है तो सर ऑब्वियसली 50 10 40 रहेगा और इट विल चेंज, ऑब्वियसली इट विल चेंज। सर तब तो चेंज हो गई, तब तो चेंज हो गई। तो सर जब चेंज हुआ और अपने को वापस से ये 50 10 40 लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सर अपने को रीबैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रीबैलेंस करना पड़ेगा। मतलब सर अगर इक्विटी 50 से मान लीजिए 60 हो जाता है, 50 से 60% हो जाता है बिकॉज इक्विटी मार्केट बढ़ गया। सर ऑल्टरनेटिव 10 से 15 हो जाता है और फिक्स्ड इनकम रिमेनिंग कितना होगा? 25% हो जाता है। तो सर अपने को वापस से स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन या टारगेट वेट्स पे लाना पड़ेगा, मतलब 60 से 50 लाना पड़ेगा। सर 10% का इक्विटी को सेल करेंगे, ऑल्टाई 15 से 10 लाना पड़ेगा, 5% को सेल करेंगे, एंड फिक्स्ड इनकम 25 से 40 लाना पड़ेगा, मतलब 15 को बाई करेंगे, 15 को बाई करेंगे। इज इट फाइन? सो रीबैलेंसिंग का मतलब कि सर इफ देयर इज अ चेंज इन द पोर्टफोलियो वेट्स ड्यू टू चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, due to change in the price of the constituents, obviously there will be a deviation from the strategic asset allocation. Hence with the help of rebalancing we will again take the portfolio weights back to the policy or the target weights. सर क्यों किया ऐसा? रीबैलेंसिंग का मतलब तो सर लेवल 1 में भी पता था अपने को, तो सर आपने अभी तक क्या बताया ऐसा नया? कुछ नहीं बताया ऐसा। अब ये बात कह रहे हैं सर वाई टू रीबैलेंस, क्यों करना है रीबैलेंस? सर जस्ट बिकॉज आईपीएस में लिखा है इसीलिए कर दीजिए रीबैलेंस, जस्ट बिकॉज आईपीएस में लिखा है सिर्फ इसीलिए कर दीजिए ना रीबैलेंस? नो, दैट इज नॉट लॉजिकल। ऑब्वियसली सर बेस्ड ऑन क्लाइंट का RRTTLLU के हिसाब से डिसाइड किया है, दैट इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। यस वी विल डू रीबैलेंसिंग, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन या बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि सर अगर मान लीजिए अभी जो 50 जो आपने लिखा है, ठीक है, वो अगर 60 नहीं अराउंड 80 हो जाता है, 80% हो जाता है, ये 10 5% हो जाता है, ये 40 15% हो जाता है, तो सर मेरा जो पोर्टफोलियो है अब सर जो नया एलोकेशन है वो अब किसके तरफ सबसे ज्यादा झुकाव है? उसका झुकाव मतलब सर कहाँ ओवर एलोकेट कर दिया? इक्विटी के अंदर में। सर और ये क्यों हुआ होगा? सर बिकॉज इक्विटी प्राइसेस बढ़ गया होगा, बिकॉज द इक्विटी प्राइसेस मस्ट हैव इंक्रीज, दैट इज व्हाई 50% हैज बिकम 80%। सर इट्स फाइन ना, अगर 50 से 80 हो गया इसका मतलब लग रहा है सर इक्विटी मार्केट बढ़ेगा, तो सर रहने दीजिए ना, 80 से 90 होने दीजिए, सर फायदा ही तो होगा। चीज समझ में आ रहा है? तुमको लग रहा है यार 50 से 80 हुआ, सर चलिए ना रीबैलेंस करते हैं, तुम बोल रहा नहीं सर रीबैलेंस नहीं करते हैं, सर अभी लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, 50 से 80 हुआ और बढ़ने दीजिए ना, लेट मी राइड दिस जर्नी, सर लेट मी राइड दिस जर्नी, सर एंजॉय करने दीजिए। कोई चीज फ्री में तो तुम एंजॉय कर नहीं सकता है, कोई चीज फ्री में तुम एंजॉय नहीं कर सकता है। इफ देयर इज अ हायर रिटर्न इन केस ऑफ इक्विटी देयर इज हायर रिस्क ऑल्सो। सर अगर इक्विटी में हायर रिटर्न है तो सर हायर रिस्क भी तो है, फ्री में तो कोई चीज आता नहीं है। प्लस यू विल टेक अप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। इज इट फाइन? कॉन्सेंट्रेशन सर डाइवर्सिफिकेशन हुआ कहाँ? यहाँ तो आप 80% ऑफ योर पोर्टफोलियो कहाँ पे? इक्विटी में लगा दिए, और अगर मान लो एक बार के लिए मार्केट बढ़ता रहा और आपने रीबैलेंस नहीं किया और मार्केट अगर गिरना स्टार्ट हुआ, इफ मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग, तो सर सारा ये जो तुम्हारा गेन है ना 80% का, वो पूरा का पूरा निकल जाएगा, जो एलोकेट होके ओवर एलोकेट हो गया 80%। हेंस यू आर टेकिंग व्हाट काइंड ऑफ रिस्क? कंसंट्रेशन रिस्क, कि सर अगर बाई चांस मार्केट गिरा तो सर लॉस भी होगा, फिर तो लॉस भी होगा। तो सर इट्स बेटर वी शुड डू व्हाट? रीबैलेंसिंग। वी शुड डू व्हाट? रीबैलेंसिंग। मैंने रीजन पूछा था आपसे कि सर रीबैलेंस क्यों करना चाहिए, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? सर पहला, सर आईपीएस के अंदर में लिखा हुआ है दैट वी हैव टू रीबैलेंसिंग डिपेंड्स ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जो अपने बात करेंगे सर क्या क्या क्राइटेरिया के हिसाब से अपने करेंगे। सेकंड, सर अपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ले रहे हैं। सर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क लेने से सर अगर जहाँ पे अपने ओवर एलोकेट करके रखे हैं वो एसेट क्लास अगर गिरेगा, वी विल हैव व्हाट? लॉस। सो बेटर टू व्हाट? रीबैलेंस। बेटर टू व्हाट? रीबैलेंस। ऑल्सो इन केस ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, सर जो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन डिसाइड हुआ था, SAA डिसाइड हुआ था, वो किस बेसिस पे डिसाइड हुआ था? सर वो ये बेसिस पे डिसाइड हुआ था कि इन्वेस्टर का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न विल बी हाईएस्ट। मतलब सर इन्वेस्टर
को सर जो अपने रिटर्न प्रोवाइड करने का जो ट्राई कर रहे हैं ना बेसिस ऑन द रिस्क, वो क्या हो, हाईएस्ट हो, वो क्या हो, हाईएस्ट हो। मतलब सर क्लाइंट जो है अपना, या जो अपना मतलब वी आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, तो सर जो इन्वेस्टर है या जो क्लाइंट है सर, वो जो एक्सपोजर लेना चाहता है विथ रिस्पेक्ट टू द सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स उतना ही रहे, उतना ही रहे। मतलब इफ यू वांट बीटा with respect to certain risk factors like inflation, like GDP, like oil prices, like interest rate, वही रहे, right? Because if there is a change in the portfolio weights based on the change in the price of the constituents, obviously his exposure will also change to the systematic risk factors. Hence we will achieve this strategic asset allocation because of rebalancing. Reason sir, because we want क्लाइंट का जो डिजायर्ड रिस्क एक्सपोजर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स, वो क्या रहे, सेम रहे जो डिसाइड हुआ था जब एसएए डिसाइड किया गया था। जब एसएए जिस समय डिसाइड किया गया था उसके अकॉर्डिंग उसका जो डिजायर्ड रिस्क एक्सपोजर्स है विथ रिस्पेक्ट टू दिस सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर्स, वो क्या रहे, सेम रहे। सो दैट इज द रीजन फॉर द रीबैलेंसिंग। अब अपने बात करते हैं सर रीबैलेंसिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू रीबैलेंसिंग, मतलब व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रीबैलेंसिंग, कैसे कर सकते हैं सर रीबैलेंसिंग। सो देयर आर 3 मेथड्स व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड हियर फॉर रीबैलेंसिंग। व्हाट आर दोस 3 मेथड्स, व्हाट आर दोस 3 मेथड्स सर। एक सबसे पहला मेथड है फिक्स्ड रेंज मेथड, एक है सबसे पहला सर फिक्स्ड रेंज मेथड। फिक्स्ड रेंज मेथड का मतलब कि सर मान लीजिए इक्विटी अपने डिसाइड किए थे कि सर रखेंगे 60% स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, ठीक है। तो सर अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रीबैलेंसिंग कैसे कैसे कर सकता है। तो सर उसके अंदर में सबसे पहला मैंने बोला सर फिक्स्ड रेंज है। सर फिक्स्ड रेंज का मतलब क्या हुआ कि सर 60% अगर अपने डिसाइड किए थे, सॉरी पहले जो इजी मेथड है वो डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे यहाँ पे लिखने का तो नहीं है फर्स्ट मेथड के अंदर में। फर्स्ट मेथड आपका कैलेंडर बेस्ड मेथड। कैलेंडर बेस्ड मेथड मतलब क्या रहता है कि सर अपने रीबैलेंसिंग करेंगे बेस्ड ऑन अ प्री स्पेसिफाइड टाइम शेड्यूल। मतलब सर पहले बता देंगे यार कब कब अपने रीबैलेंसिंग करेंगे, मंथली करेंगे या क्वार्टरली करेंगे या सेमी एनुअल करेंगे या ईयरली करेंगे, ठीक है। तो सर यहाँ पे पहले ही अपने बता देंगे एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर देयर इज अ डिसिप्लिन कि सर अपने ये डिसाइड कर लेंगे कि स्टार्टिंग एज ऑन से 1 दिसंबर सर अपने दिसंबर एंड में करेंगे या से एवरी क्वार्टर करेंगे 2025 में, मतलब नेक्स्ट ईयर के अंदर में किस बेसिस पे अपने रीबैलेंसिंग करेंगे। सर इससे फायदा क्या होगा, अगर अपने मान लो क्वार्टरली रीबैलेंस कर रहे हैं सर, इससे ये फायदा होगा एक डिसिप्लिन आ जाएगा। मतलब आप कोई चीज को ऐसे नहीं छोड़ के रखो कि जब मन होगा तब कर लेंगे, नो, वी हैव अ डिसिप्लिन इन आवर system that we rebalance all our client portfolio on a quarterly basis or on a monthly basis or on a semi-annual basis. That is the फायदा in case of calendar spread, sorry calendar spread बोल रहा हूँ डेरिवेटिव से calendar rebalancing. But what is the limitation? सर प्रॉब्लम क्या होगा, सर प्रॉब्लम ये होगा आपने डिसाइड किया एज ऑन 1 जनवरी कि 31 मार्च को आप रीबैलेंस करोगे, ठीक है। तो सर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में जो वोलेटिलिटी हुआ उसका क्या। सर अगर वो जो रेंज है, अगर कोई रेंज डिसाइड करके रखे हैं कि मान लीजिए 60% प्लस माइनस 5 अगर हुआ, 65% 55% अगर उसके बीच में रहा देन इट्स फाइन, बट वो रेंज को अगर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो सर रीबैलेंस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसका मतलब वी आर नॉट कंसिडरिंग वोलेटिलिटी बिटवीन द टाइम पीरियड, बिटवीन द टाइम पीरियड। दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ कैलेंडर रीबैलेंसिंग। सर कैलेंडर रीबैलेंसिंग का मतलब कि सर वी विल प्री डिसाइड अपने मंथली क्वार्टरली या सेमी एनुअल बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं कि सर कब कब रीबैलेंस कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम क्या होगा कि सर यहाँ पे जो बिटवीन टाइम पीरियड के बीच में अगर अपना पोर्टफोलियो ज्यादा वोलेटाइल हो गया वी कांट डू रीबैलेंसिंग, अपने नहीं कर सकते। सर जब क्वार्टर आएगा या जब मंथ एंड आएगा जो डिसाइड किया हुआ उसके हिसाब से रीबैलेंसिंग होगा। सर फायदा क्या है, डिसिप्लिन। फायदा क्या है, डिसिप्लिन, प्री डिसाइडेड है कि कब कब रीबैलेंस कर रहे हैं। सेकेंड मेथड इज अबाउट द रेंज और द कॉरिडोर अप्रोच। रेंज और कॉरिडोर अप्रोच के अंदर में वी हैव 3 मेथड्स। एक है सबसे पहला है फिक्स्ड रेंज, जो मैं लिख रहा था, फिक्स्ड रेंज। सर फिक्स्ड रेंज का मतलब क्या हुआ कि सर मान लीजिए इक्विटी में अपने डिसाइड करके रखे 60%। अब सर अगर मान लीजिए फिक्स्ड रेंज में अपना डिसाइड करते हैं प्लस माइनस से 5% करेंगे, मतलब कि सर 60% का प्लस माइनस 5%, मतलब 60% प्लस माइनस 5, इसका मतलब सर 55% से
65%, 55% से 65 कि सर अगर 55 से 65 रहा तो इट्स फाइन, इस रेंज के अंदर में रहा तो फाइन, बट अगर 65 को ब्रेक करके ऊपर गया या 55 को ब्रेक करके नीचे आया तो सर अपने को क्या करना पड़ेगा, रीबैलेंस करना पड़ेगा, अपने को रीबैलेंस करना पड़ेगा, दैट इज फिक्स्ड रेंज। सर यहाँ पे रेंज क्या हो गया, सर ऊपर की तरफ 5 और नीचे की तरफ 5, ऊपर की तरफ 5 एंड नीचे की तरफ 5, दैट इज नोन एज द रेंज या कॉरिडोर, या कॉरिडोर। तो फिक्स्ड रेंज, सर फिक्स्ड रेंज इजी तो है क्योंकि ये डिसाइड हो गया सर 5%, और सर जो भी अपना स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन रहेगा 60 ± 5, उसके हिसाब से अपने 55 से 65%। ये हो गया एक तरीके से लोअर लिमिट, एक ये हो गया अपर लिमिट। अगर अपर लिमिट को ब्रेक करके गया तो रीबैलेंस करेंगे, या लोअर लिमिट को ब्रेक करके गया तो अपने रीबैलेंस करेंगे। सर इसमें फायदा ये है कि आपका एक रेंज डिसाइड हो जाता है कि उस रेंज के दायरे में अगर रहेगा तो वी विल नॉट डू, अदरवाइज वी विल डू। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सर मान लो फिक्स्ड इनकम का स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन इज 7%, जस्ट 7%। तो अगर अपने फिक्स्ड रेंज फिक्स्ड इनकम के लिए भी डिसाइड करते हैं 5%, तो सर यहाँ पे क्या होगा, 7% ± 5%, ±5%। इसका मतलब क्या हो गया, 12% अपर साइड में एंड लोअर साइड में क्या, 7 - 5 2%। तो सर प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि सर 7% तो अपने आप में बहुत कम नंबर है, और सर उसके ऊपर में अगर अपने 5% का रेंज ले रहे हैं तो वो बड़ा नंबर हो जा रहा है। वेयर एज सर जहाँ पे इक्विटी में अगर बात करें तो इक्विटी का अपने आप में एलोकेशन काफी बड़ा है, वेयर एज रेंज उसका ठीक है, मतलब ±5% अगर डिविएट हुआ देन ओनली वी विल डू दी रीबैलेंसिंग। बट यहाँ पे तो सर है ही एलोकेशन 7 और सर उस पर 5% ले रहे अपने, तो देखो ना काफी बड़ा इंटरवल बन रहा है ना यहाँ पे 2% एंड 12% का, इज इट फाइन एज कंपेयर टू इक्विटी। सो दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ फिक्स्ड रेंज कि सर अगर मान लो फिक्स्ड इनकम ही 7% है या मान लो 5% है तो 5% ±5 हो गया, या 7% ±5 हो गया, बेस्ट नंबर ही काफी कम हो जाएगा। दैट इज द प्रॉब्लम इन केस ऑफ फिक्स्ड रेंज। सर ये जो प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए नेक्स्ट मेथड आता है विच इज प्रपोर्शनेट रेंज मेथड। प्रपोर्शनेट रेंज, सर प्रपोर्शनेट रेंज क्या बोलता है कि मान लो सेम एग्जांपल इक्विटी का अगर 60% है, ठीक है, प्रपोर्शनेट रेंज बोलेगा सर से 10% ऑफ SAA स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, मतलब सही जो 60% है उसका ±10%, मतलब सर इक्विटी का 60% है अगर टारगेट स्ट्रैटेजिक या टारगेट, तो सर अपर साइड में अपर लिमिट में सर 10% ऑफ 60% क्या होगा, 6, मतलब 66%, एंड लोअर लिमिट क्या हो जाएगा इसका 60 - 6 54%। तो सर 54% एंड 66%। वेयर एज तुम यहाँ पे देखो क्या कर रहा था फर्स्ट मेथड के अंदर में, दिस 5 वाज फिक्स्ड, 5 को अपने 60 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो सर ये जो 10% ऑफ 60% लेना है, इज इट फाइन। तो सर 60% का 10% ऑफ 60% विल बी 6, तो सर +6 - 6 +6 एंड -6। चीज समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम था ना कि सर अगर मान लीजिए 5% ±5% लेते तो 0 से 10% हो जाता, सर उस चीज को दूर करने के लिए क्या है प्रपोर्शनेट रेंज मेथड, सर जहाँ पे अपने एक परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे एंड उस परसेंटेज को अपने बेस वैल्यू पे या स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन पे लगाएंगे एंड वी कैन डिसाइड दी अपर लिमिट एंड दी लोअर लिमिट। सर कितना रखना है, 54 से 66%, 54 से 66% इन केस ऑफ प्रोपोर्शनेट रेंज मेथड। थर्ड मेथड होता है कॉस्ट बेनिफिट रेंज मेथड। कॉस्ट बेनिफिट रेंज एज द नेम सजेस्ट कि सर जब अपनी रीबैलेंसिंग कर रहे हैं तो सर खर्चा लगेगा। व्हाट विल बी दी खर्चा इन केस ऑफ रीबैलेंसिंग, सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा ना बाई सेल करने के लिए, यू हैव टू इनकर दैट। और अगर प्रॉफिट है क्लाइंट के पोर्टफोलियो में बिकॉज ऑफ रीबैलेंसिंग देयर कैन बी टैक्सेशन ऑल्सो, सर क्लाइंट के ऊपर में टैक्स भी लगेगा क्योंकि अगर सर प्रॉफिट है तो उसको पे करना पड़ेगा, तो सर देयर विल बी अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, सर खर्चा लगेगा। और बेनिफिट क्या होगा, व्हाट विल बी द बेनिफिट, सर बेनिफिट होगा सर उसका जो रिस्क है वो लिमिट में रहेगा, देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क, देयर विल बी नो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क बिकॉज इफ यू आर नॉट taking or you're not doing the strategic asset allocation or you're not doing the rebalancing of the strategic asset allocation, your client may face what, concentration risk. So you have to decide on the cost benefit
point of view also कि sir what can be the cost and what can be the benefits of the rebalancing. Now sir अगर मान लीजिए इसी केस में जो proportionate range method बताया कि सर 60% was my target और प्लस माइनस 10% डिविएशन इज अलाउड ऑफ 60, ये अलाउड है कि सर 54 से 66 के बीच में रहेगा देन इट्स फाइन, क्योंकि यार पॉसिबल नहीं है ना 60 से थोड़ा सा डाइवर्ट होते ही तुम तुरंत रीबैलेंसिंग करना स्टार्ट कर दे. अरे कैसे रीबैलेंस करेगा, खर्चा लगता है इतना, रीबैलेंस में 22 सेल में खर्चा लगता है, तो थोड़ा तो ब्रीदिंग स्पेस दो कि सर ओके इसको ब्रेक करेगा या इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, देन ओनली वी विल डू द रीबैलेंसिंग. तो सर इसका मतलब अगर मान लो 60 को ब्रेक किया और 60 को ब्रेक करके नीचे की तरफ आया, सर नीचे की तरफ आया कितना आया, मान लो 50% आया, मतलब इक्विटी का दाम गिरा, 60 वाज माय टारगेट और प्लस माइनस 66%, 54% माई अपर लिमिट एंड दी लोअर लिमिट. सर मैं बोल रहा हूँ लोअर लिमिट को ब्रेक करके 50 आ गया, तो सर अब क्या करें, व्हाट शैल वी डू. सर रीबैलेंस करना पड़ेगा, 50 है तो रीबैलेंस करना पड़ेगा. अभी रीबैलेंस के लिए सर कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, सर 50 को क्या 54 पे ले जा सकते हैं, मतलब जो लोअर लिमिट है, या 60 पे ले जा सकते हैं जो अपना टारगेट है, या 54 या 60 के बीच में से 58 पे ले जा सकते हैं. सर ये तो चॉइस है ना, ये तो चॉइस है. सर ये चॉइस अपने कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना रीबैलेंस करे, हाउ मच टू रीबैलेंस. चीज समझ में आ रहा है प्रैक्टिकली क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि सर 54 से 66 के बीच में अलाउड था, अब 54 को ब्रेक करके 50 हो गया, तो सर रीबैलेंस तो करना पड़ेगा. कितना, हाउ मच टू रीबैलेंस. सर 50 से 54 लेके आए क्या लोअर लिमिट पे, और 60 विच इज आवर टारगेट, और 54 से 60 कितना. सर डिपेंड करता है. अगर आपको लगता है 50 पे आ गया और इक्विटी अभी अंडर वैल्यूड है, चलिए ना बाई करते हैं, और सर इतना बाई करे जिससे क्या 60 पे ले आए, इज इट फाइन. सर अगर मान लीजिए 50 है तो सर कैसे डिसाइड करे 54 पे लाना है. इफ एट 50 यू फील दैट द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड एंड इट इज वर्थ बाइंग, तो सर थोड़ा सा एलोकेशन करो, मतलब थोड़ा सा परचेस करो टू मेक इट व्हाट 54, ताकि आपका जो क्राइटेरिया लोअर लिमिट वाला वो एटलीस्ट फुलफिल हो जाए. सर 58 कैसे डिसाइड करे, सर उस पर कोई व्यू नहीं है, मतलब वी हैव अ व्यू बट डोंट नो सर कितना करे, तो बस एक मिडिल वे में ले आओ 54 से 60 के बीच में. चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर आप शॉर्ट हो इट्स अंडर वैल्यूड स्टॉक, तो सर 60 तक ले आओ, और ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो ऊपर भी लिया, लाइक 65 66 तक भी लिया, बट 66 तक लेके जाएगा तो अपर लिमिट टच हो जाएगा. इज इट फाइन. तो सर 54 या 60 या 58 डिपेंड्स ऑन दी योर रिसर्च. सर आपका रिसर्च क्या बोलता है, अगर अंडर वैल्यूड है तो 60 तक लेके आ, अगर आपको लगता है हाँ सर अंडर वैल्यूड है बट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा तो सर 54 तक ला, और अगर आपका कोई व्यू नहीं है ऐसा तो 56 57 या 58 के बीच में आप ले आओ, ताकि लोअर लिमिट से ऊपर हो एंड टारगेट से क्या हो नीचे हो. ठीक है, क्योंकि 56 57 58 इज अबव 54 बट इट इज बिलो व्हाट 60. नाउ व्हाट आर दी स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशंस that we have to take care in case of rebalancing. मतलब सर जब अपने रीबैलेंसिंग करेंगे तो सर ये जो आप बोल रहे हो ना 60%, हाँ 60% प्लस माइनस 10% ऑफ 60, या सर ये 10% की जगह 20% रखे क्या, या 10% की जगह 5% रखे क्या. मतलब यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि सर जो अपने इंटरवल बनाएंगे ना, इंटरवल सर इसको वाइडर रखे या नैरोअर रखे. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड. सर नैरो कैसे बनेगा, 5% से या 20% से. सर ऑब्वियसली 5% से, 5% ऑफ 60% का बात करें, इज इट फाइन, उससे नैरो बनेगा. वाइडर कब होगा सर, जब 20% ऑफ 60 करोगे आप 12% आएगा प्लस माइनस. तो सर वाइडर रखे या नैरोअर रखे, डिपेंड करता है सर किन किन फैक्टर के ऊपर में डिपेंड करता है. सुनना और मेरे को आपसे आंसर चाहिए. सबसे पहला सर अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है, या लिक्विडिटी कम है स्टॉक का, ठीक है, या एसेट क्लास का लिक्विडिटी कम है, या ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई है, तो सर अपने को रीबैलेंस का इंटरवल जो है वो नैरो रखना चाहिए या वाइडर रखना चाहिए. सोच के आंसर देना. अगर तुम नैरो रखेगा ना, नैरो मान लो 50% है प्लस माइनस 2%,
तो सर 52 के ऊपर में ब्रेक किया, तुरंत अपने को रीबैलेंस करना पड़ेगा। 48 की तरफ नीचे ब्रेक किया तो अपने को तुरंत रीबैलेंस करना पड़ेगा। हिंट दे दिया पूरा। सर वापस से रिपीट करिए ना। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो टारगेट अपना 50 एंड मैंने जानबूझ के नैरो रखा है 50 प्लस माइनस 2। सर 50 प्लस माइनस 2 यहाँ पे फिक्स रेंज को लेके बोल रहा हूँ। 50% प्लस माइनस 2%, मतलब 52% अपर लेवल एंड लोअर इंटरवल क्या 48%। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर ये प्लस माइनस 2 रखूँ या ज़्यादा रखूँ, प्लस माइनस 5 रखूँ। तो सर मैंने बोला सर हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या लिक्विडिटी कम है। तो सोच के बताओ कि सर जो इंटरवल बनेगा या जो रेंज बनेगा उसको नैरो रखे या वाइडर रखे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या लिक्विडिटी कम है। सोच के आंसर दो फटाफट से। सर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा है और अगर आप इंटरवल कम रखते हो, रेंज कम रखते हो, तो सर अगर 50 से 52 जैसे ब्रेक किया आपको तुरंत रीबैलेंस करना पड़ेगा, या 48 के नीचे आते ही आपको तुरंत रीबैलेंस करना पड़ेगा। सर रीबैलेंस करने से क्या लगता है? खर्चा। रीबैलेंस करने से क्या लगता है? खर्चा। और मैंने बता दिया खर्चा हाई है, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, या लिक्विडिटी ऑफ दैट स्टॉक इज लो। तो सर बेटर है सर इंटरवल को क्या रखे? वाइडर। इंटरवल को क्या रखे? वाइडर। क्योंकि अगर तुम नैरो रखता है और अगर वो नैरो इंटरवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया या नीचे चला गया, यू हैव टू इनकर व्हाट? हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो इट्स बेटर टू कीप व्हाट? वाइडर इंटरवल्स। अब इसको उल्टा बात कर सकते हैं कि सर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, सर नैरो रखिए ना। क्या? नैरो रखिए। क्योंकि सर अगर आप वाइडर रखेंगे तो सर आप उतना ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क भी ले रहे हो, बट सर नैरो रखोगे तो फायदा, क्योंकि सर आप रीबैलेंस आराम से कर पाओगे। रीजन बिंग ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या कम है। तो सर यहाँ पे बोला कि सर अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है तो सर अपने को इंटरवल क्या रखना चाहिए, रेंज क्या रखना चाहिए? वाइडर। वेयर एज अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, लोअर है, तो सर अपने को जो ये इंटरवल है वो क्या रखना चाहिए? नैरो रखना चाहिए, फटाफट रीबैलेंस करना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अबाउट द टैक्सेशन। सर अगर मान लो क्लाइंट जो है वो हाईली टैक्सेबल टैक्स बकेट के अंदर में फॉल करता है, ठीक है, हाईली टैक्स ब्रैकेट के अंदर में फॉल करता है। अब बताइए सर मेरे को जो रेंज रखना चाहिए, अगेन सर 50% प्लस माइनस 2 रखना चाहिए या 50% प्लस माइनस 5 रखना चाहिए? सोच के आंसर देना। सर हाईली टैक्सेबल है, क्या करना चाहिए? सर वाइडर रखिए ना। क्योंकि अगर आप नैरो रखोगे 50% प्लस माइनस 2%, सर अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करके गया, ठीक है, तो सर क्लाइंट को फायदा होगा। और क्लाइंट कहाँ पे बैठा? ऑलरेडी हायर टैक्स ब्रैकेट के अंदर में। सर बेटर है क्या रखिए? वाइडर रखिए। बेटर है वाइडर रखिए। सर ऊपर की तरफ और थोड़ा सा जाने दीजिए, 50% वाई प्लस माइनस 2, लेट्स कीप 50% प्लस माइनस से 5 और प्लस माइनस 8। वेयर एज डाउन साइड में सर अगर नीचे की तरफ एसेट क्लास का दाम गिरता है और क्लाइंट अगर हाईली टैक्स बकेट में बैठा हुआ है, तो सर जल्दी रीबैलेंस करिए। क्यों? बिकॉज ऑफ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। बिकॉज ऑफ टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कि सर अगर उसको इस एसेट के अंदर में लॉस हुआ, अपने फटाफट से लॉस बुक करेंगे, सर उसका कोई एसेट क्लास में फायदा होगा, वहां से उसको सेट ऑफ कर लेंगे, वहां से उसको सेट ऑफ कर लेंगे। तो सर इन केस ऑफ हाईली टैक्सेबल क्लाइंट के अंदर में सर अपने वाइडर तो रखेंगे बट असिमेट्री भी रखेंगे। असिमेट्री, असिमेट्री वर्ड इज फाइन कि सर ऊपर नीचे प्लस माइनस 5 नहीं, अबव 5 50% प्लस 5 और नीचे 50% माइनस 2। कि सर नीचे की तरफ जैसे थोड़ा सा भी मतलब लोअर लिमिट को ब्रेक किया, अपने तुरंत क्या करेंगे? रीबैलेंस कर लेंगे, मतलब लॉस बुक कर लेंगे, ताकि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग इंजॉय कर पाए। और ऑब्वियसली सर अब मैं उल्टा तो बात नहीं करूंगा कि सर अगर मान लो लो टैक्सेबल इन्वेस्टर है तो सर अपने को जो अपना रेंज है, वो कॉरिडोर है, उसको क्या रखना चाहिए? नैरो रखना चाहिए। इज इट फाइन? तो सबसे पहले आपने बात की ट्रांजैक्शन कॉस्ट या लिक्विडिटी को लेके, एक ही बात है। सेकेंड अपने बात की अबाउट दी टैक्सेशन। जैसा जो क्लाइंट है वो हाई टैक्स बकेट में है या लोअर टैक्स बकेट में है। थर्ड सर रिस्क अवेयरनेस। सर क्लाइंट अगर हाईली रिस्क एवर्स है, सर उसको रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो सर नैरो रखे रेंज या वाइडर रखे? नैरो रखे इंटरवल या रेंज, या वाइडर रखे? नैरो। क्योंकि सर अगर मान लो जो एसेट क्लास है उसका स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन इज 50% प्लस माइनस 2%, तो सर 52% को जैसे ऊपर की तरफ ब्रेक किया और क्लाइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया क्या हाईली रिस्क एवर्स है तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या नीचे की तरफ 48% को ब्रेक किया तो सर वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक क्या बोला मैंने, हाँ 50% प्लस माइनस 2 नहीं, 50% प्लस माइनस 7 मान लो वाइडर रखा अगर, तो सर 50 से 57, 50 से फिर नीचे की तरफ क्या 43।
अगर वो हाईली रिस्क एवर्स है तो सर वो इतना ज्यादा मूवमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो तो तुरंत बोलेगा रीबैलेंस करने के लिए। तो सर बेटर है क्या रखो, नैरो रखो। अगर हाईली रिस्क एवर्स है तो अपने को क्या रखना चाहिए, नैरो रेंज रखना चाहिए, नैरो कॉरिडोर रखना चाहिए। तो तीन चीज को लेके बात किया, कौन कौन सा अभी तक बात किए। एक सबसे पहला सर अपने बात किया अबाउट दी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकंड उसे अंदर में अपना लिक्विडिटी वाला चीज भी आ गया। सेकंड अपने बात किया टैक्सेशन। थर्ड अपने बात किया रिस्क अवेयरनेस या रिस्क टॉलरेंस। फोर्थ, फोर्थ सुनना ठीक से, अबाउट दी वोलेटिलिटी। अबाउट दी वोलेटिलिटी, सर अगर एसेट क्लास हाईली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल है, हाईली वोलेटाइल का मतलब कि सर कभी कल स्टॉक गैप अप हो जाता है, कभी स्टॉक गैप डाउन खुलता है। सर कल के दिन 10% अप खुलता है, कल के दिन 10% डाउन खुलता है, मतलब ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली सर डर लग रहा है इस चीज से, तो आपको इस चीज से तो आपको वोलेटिलिटी से डर लग रहा है। तो सर अपने को क्या करना चाहिए यहाँ पे, वी शुड कीप व्हाट, नैरो इंटरवल। बिकॉज सर ऑब्वियसली सर मान लो अगर गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। वी विल कीप व्हाट, नैरो और टाइटर इंटरवल। सर अगर मान लो कोरिलेशन ऑफ द एसेट क्लास, जहाँ पे आप सोच रहे हो फॉर एग्जांपल इक्विटी में स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन डिसाइड करने के लिए, उसका रीबैलेंस करने के लिए, सर उसका कोरिलेशन अगर लोअर है एज कंपेयर टू द अदर एसेट क्लासेस, तो सर क्या करना चाहिए, अगेन रेंज ऑफ दैट एसेट क्लास वाइडर रखना चाहिए या टाइटर रखना चाहिए, नैरोअर रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोच के बताओ। कोरिलेशन अगर लो है, लो का मतलब तुम नेगेटिव मत सोचो, बिकॉज प्रैक्टिकली तो नेगेटिव होता नहीं है एसेट क्लासेस के बीच में कोरिलेशन, सोच सकता है 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा। तो सर क्या करना चाहिए, सर लो कोरिलेशन का मतलब सर अगर इक्विटी बढ़ा तो फिक्स्ड इनकम गिरेगा, इक्विटी बढ़ा तो ऑल्टा ही गिरेगा, इक्विटी बढ़ा तो ऑल्टा ही गिरेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर दो कि सर अपने को जो अपना रेंज है, जो अपना रेंज है उसको क्या रखना चाहिए, नैरो या वाइडर। नैरो, नैरो रखेगा ना तुम, क्योंकि सर फिक्स्ड इनकम, इक्विटी बढ़ रहा है, फिक्स्ड इनकम गिर रहा है तुम्हारे पोर्टफोलियो के अंदर में, राइट। तो सर वी विल कीप व्हाट, नैरो रेंज और नैरो कॉरिडोर। अपने वहां पे वाइडर नहीं करेंगे, बिकॉज सर एक एसेट क्लास बढ़ रहा है, एक एसेट क्लास क्या कर रहा है, गिर रहा है। तो इट विल डिपेंड अपॉन वोलेटिलिटी ऑल्सो। थर्ड सर अबाउट द मोमेंटम, अबाउट द मोमेंटम कि सर एक स्टॉक ऐसा है जो काफी मोमेंटम में है एंड दैट स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ ऑब्वियसली इक्विटी। तो सर अगर वो मोमेंटम में है, अपसाइड मोमेंटम में है, और सर उसका दाम बढ़े जा रहा है, उसका दाम बढ़े जा रहा है, तो सर अपने को क्या रखना चाहिए, इंटरवल, वाइडर या टाइटर। अपने को वाइडर रखना चाहिए क्योंकि बढ़ रहा है ना, बढ़ने दो। सर अभी क्यों रिबैलेंस करेंगे, वेयर एज अगर तुम्हारे मन में है कि देयर विल बी अ मीन रिवर्जन, कि सर कभी भी मीन रिवर्जन हो सकता है, अब स्टॉक बढ़ गया, बढ़ते 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 काफी बढ़ गया है, और सर वापस से सर वो बढ़ा हुआ स्टॉक अपने जो मीन रिवर्जन लेवल है ना उसके तरफ आ सकता है, तो सर लॉस होगा। तो बेटर है रेंज क्या रखो, टाइटर। रेंज क्या रखो, टाइटर, कि सर जैसे बढ़ा उसके बाद अपने क्या करेंगे, तुरंत तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इन केस ऑफ, in case of if you have a belief that the asset class will what, revert, if you have a belief that the asset class will revert, तो अपने क्या रखेंगे फिर, टाइटर रेंज रखेंगे। इज इट फाइन। ऑल्सो सर अपने जब एसेट एलोकेशन डिसाइड कर रहे थे, ठीक है सर, जब ये डिसाइड किए कि कौन कौन सा रेंज के हिसाब से अपने रीबैलेंसिंग करेंगे, विल हैव टू डिसाइड कि सर अपने डेरिवेटिव्स के थ्रू भी तो रीबैलेंस कर सकते हैं, डेरिवेटिव के थ्रू भी तो रीबैलेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम होल्डिंग से निफ्टी, आई एम होल्डिंग निफ्टी इन माई पोर्टफोलियो, इज इट फाइन, निफ्टी या कोई स्टॉक मान लो इन्फोसिस अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखे, और सर इन्फोसिस का दाम बढ़ गया काफी एज कंपेयर टू जो स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन डिसाइड किए थे, तो सर उसको कैसे अपने कम कर सकते हैं, क्या तो इन्फोसिस सेल कर दो या फ्यूचर सेल कर दो ऑफ दी स्टॉक, या फ्यूचर सेल कर दो, तो सर ऑटोमेटिकली उससे आपका क्या होगा, रीबैलेंस हो जाएगा, उससे आपका रीबैलेंस हो जाएगा। इज इट फाइन। तो ये सब सारा कंसिडरेशंस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रीबैलेंसिंग, एंड इट वाज लाइक मोर काइंड ऑफ कॉमन सेंस वाला चीज चल रहा था कि सर कब टाइटर रखना और कब वाइडर रखना है। इज इट फाइन। ऑल्सो यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस। सर क्या, जब रीबैलेंस डिसाइड कर रहे हैं ना अपने, वो सर्टेन क्वेश्चंस आपको आंसर करना पड़ेगा। क्या क्या चीज, एक सबसे पहला कि सर कितना विथ रखे या कितना कॉरिडोर रखे। सर ये जो 5% आपने मन से बोला, सर 5 क्यों, 7% भी तो बोल सकते थे, 7 क्यों, 10% भी तो बोल सकते थे, या 1% भी तो बोल सकते थे। चीज समझ में आ रहा है। सर ये विद कितना रखेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड, कितना विद रखना है ये अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। सेकंड ये चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि सर
कहाँ गया वाला पॉइंट, यहाँ पे आई थिंक वो इरेज कर दिया क्या, हाँ, कि सर अगर मान लीजिए 65 को 50 प्लस माइनस यहाँ पे लिए थे, अब कितना लिए थे 60 प्लस माइनस 5, हाँ, तो सर 65 को अगर ब्रेक करके ऊपर गया तो सर कितना नीचे लाना है, हाउ मच, या नीचे को ब्रेक, ये 55 को ब्रेक करके अगर नीचे लेके गया तो सर 50 लाना है, 55 लाना है, 57 लाना है, एक जगह अपने लिखे भी थे ना, हाँ ये रहा 50, 54 आया, 60 आया, 58, कितना लाना है अगर 50 पे आ गया तो दैट वी हैव टू डिसाइड। सर अगर अपर लेवल या अपर इंटरवल या लोअर इंटरवल को ब्रेक करके जाता है तो सर हाउ मच टू रीबैलेंस, कितना वापस अपने को लेके आना पड़ेगा, ये चीज आपको डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा सर कौन रीबैलेंसिंग करेगा, मतलब किसके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसके ऊपर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है रीबैलेंस करने के लिए, यू आर अ पोर्टफोलियो मैनेजर, राइट, तो सर पोर्टफोलियो मैनेजर किसको असाइन करके रखा है कि कौन रीबैलेंस करेगा। फोर्थ वी हैव टू चेक दी, सर ये जब रीबैलेंसिंग हो रहा है, मतलब सर ये जो रीबैलेंसिंग हो रहा है उसको अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा कि सर कब कब रीबैलेंसिंग हो रहा है, क्वार्टरली हो रहा है, मंथली हो रहा है, ईयरली हो रहा है, या डिपेंड्स ऑन दी रेंज हो रहा है, जो रेंज फिक्स रेंज के हिसाब से हो रहा है या प्रोपोर्शनेट रेंज के हिसाब से हो रहा है, दैट वी हैव टू मॉनिटर। Is it fine? So we have to answer certain questions when we decide in terms of rebalancing. First will be sir width कितना रखना है, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 7 ये कितना रखना है। सेकंड सर कौन रीबैलेंसिंग करेगा, और अगर सर लिमिट्स को ब्रेक किया अपर लिमिट या लोअर लिमिट तो सर वापस से अपने को कितना पे रीबैलेंस करना पड़ेगा, हाउ मच वी नीड टू रीबैलेंस। फोर्थ अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर जो रीबैलेंसिंग हो रहा है उसको अपने को मॉनिटर करना पड़ेगा कि सर ये पीरियोडिकली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या किस बेसिस पे हो रहा है, फिक्स्ड रेंज के बेसिस पे हो रहा है या प्रोपोर्शनेट रेंज के बेसिस पे हो रहा है। ऑल दिस आर डिस्कस्ड अंडर द स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस इन रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन। परफेक्ट, चलिए अब एक काम करते हैं, बिफोर वी मेक अ राइट, मतलब ये सब सारा चीज अपने लिखे हैं उसके पहले काम कर रहा हूं मैं। सबसे पहले स्क्वाइजर के अंदर में क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके बाद अपने एक एग्जाम्पल देखेंगे कोर का, उसके बाद अपने शॉर्ट के अंदर में राइट अप लिखेंगे। स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस, ये रहा। डिस्कस स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस इन रीबैलेंसिंग एसेट एलोकेशन। तो बोला सर क्लाइंट का लॉन्ग टर्म गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह को देख के अपने डिसाइड करेंगे, ये पूरा ज्ञान वाला पार्ट है। रीबैलेंसिंग अप्रोचेस कौन कौन सा होना चाहिए, सर एक होगा कैलेंडर रीबैलेंसिंग, सो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या है सर बीच में वोलेटिलिटी भी हो जाता है। परसेंटेज रेंज भी रीबैलेंसिंग के अंदर में वी हैव 3 मेथड्स, कौन कौन सा है, एक जो फिक्स्ड रेंज, सेकंड है प्रोपोर्शनेट रेंज, और थर्ड है कॉस्ट बेनिफिट। फिर वो 4 क्वेश्चंस, हु इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल, कौन है रिस्पॉन्सिबल रीबैलेंसिंग करने के लिए, सर किस फ्रिक्वेंटली में मॉनिटर करना चाहिए रीबैलेंसिंग को, साइज ऑफ द रीबैलेंसिंग कितना विद होगा, सर जब टारगेट वेट्स क्या होगा जब अपना अपर लिमिट या लोअर लिमिट ब्रीच हो गया। स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशन, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रिस्क टॉलरेंस, कोरिलेशन, देखो ट्रांजैक्शन कॉस्ट में जितना एक्सपेंसिव होगा उतना सर अपने जो विड है उसको कम रखेंगे। आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिखना चाहिए जब आप सेल्फ स्टडी करो, टीसी एरो अप विथ एरो डाउन, और अब ये शॉर्ट में लिखना चाहिए आपको मेरे हिसाब से। रिस्क टॉलरेंस, सर अगर रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है उसको डर लगता है तो रिस्क एवर्स हाई, तो सर यहाँ पे जो आपका रीबैलेंसिंग का ब्रेथ होगा, रीबैलेंसिंग का जो रेंज होगा वो अपने क्या रखेंगे, टाइटर रखेंगे। कोरिलेशन, सर जितना कोरिलेशन हाई होगा तो सर ऑब्वियसली डर ज्यादा रहेगा, इसका मतलब स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन का जो अपने रीबैलेंसिंग रखेंगे वो क्या रखेंगे, टाइटर। द मोर हाईली कोरिलेटेड द एसेट कोरिलेशन, जितना हाई होगा इन अ पोर्ट, सॉरी मैंने उल्टा बोला था ना कि सर कोरिलेशन जितना कम होगा वहां पे उतना टाइटर रखेंगे, इसका मतलब जहां पे द मोर हाईली कोरिलेटेड द एसेट इन अ पोर्टफोलियो द लेस फ्रीक्वेंटली द पोर्टफोलियो विल रिक्वायर रीबैलेंसिंग, इसका मतलब लेस फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होगा, वाइडर रखेंगे। मोमेंटम, कि सर मोमेंटम जो करंट ट्रेंड है वो लग रहा है अगर कंटिन्यू होगा तो वाइडर रखो।
और यहाँ पे देखो रिस्क एवर्जन का भी पॉइंट लिखा हुआ है, अगर एंटिसिपेट करता है रिस्क एवर्जन होगा तो क्या रखना चाहिए, टाइटर रखना चाहिए। लिक्विडिटी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ ही आ जाएगा। डेरिवेटिव, टैक्सेस, टैक्सेस में देखो लॉस हार्वेस्टिंग, तो 50% अगर टारगेट वेट है तो 55 और नीचे की तरफ 48, तो 50% प्लस 5% और नेगेटिव क्या 2%, -2%। एसेट क्लास वोलेटिलिटी, सर अगर वोलेटाइल है एसेट क्लास हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑप्टिमल कॉरिडोर विड्थ। इन द सिंपलेस्ट सिचुएशन हायर वोलेटिलिटी मोस्ट लाइकली कॉल्स फॉर नैरोअर कॉरिडोर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल द रिस्क। कि सर अगर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो सर ऑब्वियसली सर जो कॉरिडोर है उसको ब्रेक करके निकल सकता है, तो सर टाइट रखिए ना, मतलब जल्दी रीबैलेंस करेंगे, जल्दी रीबैलेंस करेंगे। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है तो अपने टाइट रखेंगे कॉरिडोर को। लास्ट पॉइंट लिखा है कि सर देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दी कॉस्ट्स एंड बिटवीन दी रिस्क। अगर सर आप रीबैलेंसिंग लेट से करते हो तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, आपका रिस्क एक्सपोजर ज़्यादा होगा। वेयर अगर जल्दी करते हो तो आपका कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, बिकॉज यू विल डू दी रीबैलेंसिंग। तो यू हैव टू डिसाइड दैट, मतलब अल्टीमेटली देयर विल बी अ डिसीजन और देयर विल बी अ ट्रेड ऑफ बिटवीन दी कॉस्ट्स एंड दी रिस्क्स, कॉस्ट्स एंड दी रिस्क। कोई को अगर कॉस्ट ज़्यादा भारी लगता है तो सर अपना क्या करो, रिस्क ज़्यादा लो, मतलब वाइडर रखो। अगर कोई को रिस्क कम लेना है तो सर ऑब्वियसली वो क्या करो, जो रीबैलेंसिंग है उसका फ्रीक्वेंसी हाई रखो, मतलब क्या रखो, टाइटर कॉरिडोर रखो या टाइटर रेंज रखो। तो अल्टीमेटली ये लोग लास्ट पैराग्राफ के अंदर में ये चीज एक्सप्लेन किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग टेक्निक्स प्रोवाइड्स डिसिप्लिन विदाउट नीड फॉर कांस्टेंट मॉनिटरिंग। सर कांस्टेंट मॉनिटरिंग कब होगा, सर कांस्टेंट मॉनिटरिंग ये तब होगा जब आपका रेंज बार बार ब्रेक करके जा रहा है, बार बार रेंज को ब्रेक करके जा रहा है, तो वहां पे अपने को कांस्टेंट मॉनिटरिंग चाहिए होगा। तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट एलोकेशन रीबैलेंसिंग टेक्निक प्रोवाइड डिसिप्लिन विदाउट नीड फॉर कांस्टेंट रीबैलेंसिंग। रेंज बेस्ड बैलेंसिंग, कॉरिडोर बेस्ड रीबैलेंसिंग, कैलेंडर बेस्ड रीबैलेंसिंग। सर कहाँ पे डिसिप्लिन है, ज़्यादा मॉनिटर करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कैलेंडर बेस्ड के अंदर में, क्योंकि वो डिसाइड हो गया ना कब करेंगे, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, सेमी एनुअल कब करेंगे, इट इज़ व्हाट प्री स्पेसिफाइड। तो देयर विल बी अ डिसिप्लिन विदाउट नीड फॉर द कांस्टेंट मॉनिटरिंग। सर बाकी के अंदर में तो मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि सर जैसे अपर लिमिट या लोअर लिमिट को ब्रेक किया एसेट प्राइस तो अपने को तुरंत रिबैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो कैलेंडर बेस्ड रीबैलेंसिंग। चलिए एक बार एग्जाम्पल देखते हैं पहले, स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस इन रीबैलेंसिंग। एग्जाम्पल नंबर 10, different rebalancing ranges. The table shows a simple 4 asset strategic mix along with rebalancing ranges created under different approaches. यहाँ पे देखो एसेट क्लास आपको दिया हुआ है डोमेस्टिक इक्विटी, इंटरनेशनल इक्विटी, इमर्जिंग मार्केट्स, फिक्स्ड इनकम। स्ट्रैटेजिक टारगेट्स दिया हुआ है डोमेस्टिक इक्विटी का 40%, इंटरनेशनल इक्विटी का 25%, इमर्जिंग का 15% एंड फिक्स्ड इनकम का 20%। उसके बाद the width of the rebalancing range under the proportional range is 0.2 of the strategic target. State a reason that could explain why the international equity range is wider. International equity range is wider. International equity range is wider than the domestic equity range using the cost benefit approach. अच्छा, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजिक टारगेट दिया हुआ है, फिक्स्ड विथ रेंज दिया हुआ है। तो देखो फिक्स्ड विथ में क्या 40%, 35, 45, मतलब ये लोग फिक्स्ड विथ क्या रखा है +-5, 25 +-5, 15 +-5, 20 +-5, 5% ऑफ नॉट 20, 5% ऑफ नॉट 15। चीज समझ में आ रहा है। फिक्स्ड विथ रेंज के अंदर में क्या कर रहा है कि सर एक नंबर को अपने फिक्स कर दिया +-5, +-7, दैट्स इट। प्रोपोर्शनल रेंज के अंदर में क्या कर रहा है अपने यहाँ पे बोल रहा +-1000 बेसिस पॉइंट्स, +-1000 बेसिस पॉइंट्स। तो सर यहाँ पे बोल रहा 40%, अब उस पर +-10%, तो सर 40% का 10% क्या हो जाएगा 4%,
तो 40% +4, 40% -4, इज इट फाइन? तो देखो 36% से 44%, 36% से 44%। वैसे 25% पे 10% क्या 2.5%, तो 25% प्लस 2.5 एंड माइनस 2.5, तो 27.5 एंड 22.5। फिर 15% पे 10%, सॉरी 10% ऑफ 15% कितना हो गया 1.5%, तो 15 पे प्लस 1.5 16.5, 15 माइनस 1.5 13.5, 20%, और यहाँ पे 10% ऑफ 20 क्या 2%, तो 22% एंड 18%। कॉस्ट बेनिफिट रेंज दिया हुआ है आपको। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा था? स्टेट अ रीजन दैट कुड एक्सप्लेन व्हाई द इंटरनेशनल इक्विटी रेंज इज वाइडर। डोमेस्टिक इंटरनेशनल इक्विटी का रेंज वाइडर है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक। हाँ वाइडर तो है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे 35% से 45% है, यहाँ पे 19 से 31 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रेंज कितना है 31 माइनस 19 कितना हो जाएगा अराउंड 11%, और यहाँ पे 45 माइनस 35 क्या हो जाएगा 10%, तो ये वाइडर तो है। अच्छा, नीचे आपको सॉल्यूशन दिया है। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वाइडर क्यों है, तो अभी जो अपने डिस्कस किए वही अपने को आंसर देना है। सर क्यों वाइडर है, क्या रीजन हो सकता है वाइडर होने का? सर सबसे पहला ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सर हो सकता है इंटरनेशनल इक्विटी के अंदर में रीबैलेंसिंग का ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या है हायर है, ज्यादा है। तो सर अपने क्यों जल्दी रीबैलेंस करेंगे, क्योंकि सर जल्दी रीबैलेंस करने का तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा, जल्दी रीबैलेंस करने का तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। दैट इज वाई हो सकता है इंटरनेशनल इक्विटी का जो रेंज है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दी डोमेस्टिक इक्विटी। सेकंड, अबाउट द कोरिलेशन। सेकंड कैन बी व्हाट कोरिलेशन। कोरिलेशन में क्या समझे थे कि अगर सर कोरिलेशन कम है तब तो सर टाइट होना चाहिए, यहाँ पे वाइडर का पूरा मतलब सर हो सकता है इंटरनेशनल इक्विटी का कोरिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर एसेट क्लासेस और डोमेस्टिक इक्विटी के साथ कोरिलेशन क्या है हायर है। अगर कोरिलेशन हायर है इसका मतलब रेंज क्या होगा वाइडर होगा, रेंज क्या होगा वाइडर होगा। इज इट फाइन? क्या लिखा है? हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट फॉर इंटरनेशनल इक्विटी कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक इक्विटी एक्सप्लेन दी वाइडर रेंज ऑफ फॉर इंटरनेशनल इक्विटी कंपेयर्ड विद डोमेस्टिक अंडर द कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच। Another potential explanation relates to possibility that the international equity has a higher correlation with the balance of the portfolio than does domestic equity. If that is the case, then all else being equal, a wider band would be justified for the international equity. आपको लिखना कैसे है आंसर? आपको लिखना है since international equity has higher range as compared to the domestic equity, there can be the following reasons. First reason, the transaction cost of the international equity can be higher as compared to the domestic equity. Also, the correlation of the international equity with respect to the other asset classes in the portfolio can be what higher, that leads to the higher range, that leads to the higher range under the cost benefit approach. That's it. ये 2-3 लाइंस के अंदर में आपका आंसर होना चाहिए, जहां पे आपका कीवर्ड्स आ गया हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जहां पे आपका कीवर्ड आ गया हायर correlation of the international equity with other asset classes. Is it fine? Clear है? Perfect. This was your LOS number J. काफी इजी? हाँ सर इजी तो है काफी। ये सब मैं इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि अपने फ्रेश नोट्स के अंदर में ये सब कुछ आ जाएगा, डोंट वरी। Just give me a minute.
सो स्ट्रैटेजिक कंसिडरेशंस इन रीबैलेंसिंग, चलिए लिखते हैं पहले. If it's decided that SAA of the client will be इक्विटी में 50%, फिक्स्ड इनकम में 30%, ऑल्टरनेटिव के अंदर में 20%. नाउ बिकॉज ऑफ द change in the asset prices, asset weights will change. Asset weight तो सर चेंज होगा because of change in the asset prices. This is not due to tactical asset allocation. लिख लो ये वाला चीज. सर आप जानबूझ के वेट्स चेंज नहीं कर रहे हो. टैक्टिकल में तो क्या होता है सर, यू हैव अ शॉर्ट टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ दैट यू आर वॉलंटरली डेविएटिंग द एसेट का वेट्स. अब वो नहीं कर रहे हो, जानबूझ के एसेट का वेट चेंज नहीं कर रहे हो. सर एसेट का वेट तो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन द एसेट प्राइसेस, दैट विल कीप ऑन चेंजिंग. सर वहां पे अपने रीबैलेंसिंग कर रहे हैं. चीज समझ में आ रहा है. टैक्टिकल के अंदर में रीबैलेंसिंग का बात नहीं हो रहा, स्ट्रैटेजिक के अंदर में रीबैलेंसिंग का बात हो रहा है. क्योंकि सर स्ट्रैटेजिक के अंदर में तो अपने आप एसेट का प्राइस चेंज हो रहा है, सर एसेट का वेट चेंज हो रहा है. वेयर एज इन केस ऑफ टैक्टिकल आप जानबूझ के एसेट का वेट चेंज करो बिकॉज यू हैव सम शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस, राइट. तो बोला नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन द एसेट प्राइसेस, एसेट्स एसेट वेट विल चेंज compared to strategic or target or policy weights. Hence rebalancing is required to align the portfolio weights with the strategic asset allocation. ठीक है, तभी तो सर रीबैलेंसिंग का जरूरत है. Also rebalancing ensures that the investors portfolios investors portfolio desired exposure is achieved with respect to systematic risk factors in the long term. कि सर जो भी इन्वेस्टर्स का डिजायर्ड एक्सपोजर है, जितना भी सर उसको अपना बीटा एक्सपोजर रखना है विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस सिस्टमैटिक रिस्क फैक्टर इन द लॉन्ग टर्म, वो अचीव हो जाए. इट इज ड्यू टू व्हाट, रीबैलेंसिंग. इट इज ड्यू टू व्हाट, रीबैलेंसिंग. Also rebalancing avoids which risk,
concentration risk. Concentration risk, but it comes with ट्रांजैक्शन कॉस्ट. सर खर्चा तो लगेगा रीबैलेंस करने से. इज इट फाइन? परफेक्ट. ये था अपना फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, मेथड्स ऑफ रीबैलेंसिंग. क्या लिख दिया मैंने? रिलायंसिंग, रीबैलेंसिंग. तो उसके अंदर में पहला मेथड है कैलेंडर बेस्ड. कैलेंडर बेस्ड मतलब क्या हुआ सर? फिक्स्ड है, ठीक है. इट्स फिक्स्ड, इट्स मोर डिसिप्लिन्ड, इट्स टाइमली. पहले से पता है कब कब रीबैलेंसिंग होगा. तो कैलेंडर बेस्ड मतलब हियर rebalancing timeline is pre-decided. It can be monthly. सर मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, सेमी एनुअल हो सकता है, या एनुअल हो सकता है, एक्सेट्रा. Hence, it is more disciplined and requires less monitoring. जो अपने कीवर्ड पकड़े वहां पे स्क्वाइजर के अंदर में, सर मॉनिटरिंग कम चाहिए होता है. बट the portfolio remains volatile between the dates of rebalance decided and between the dates of तो जब एस ए डिसाइड किए थे बिटवीन द डेट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, मान लीजिए 1 जनवरी को डिसाइड किए थे एंड 31 मार्च को रीबैलेंस होने वाला है. बिटवीन द डेट्स ऑफ एस ए एंड रीबैलेंसिंग डेट्स, ठीक है. एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे, 1 जनवरी 2025, रीबैलेंसिंग डेट है अपना 31 मार्च 25. सर इन 3 महीने के बीच में तो ऑब्वियसली वोलेटाइल होगा. तो यहाँ पे अपने वो बात नहीं कर रहे कि सर होगा तो होगा, रहने दीजिए आप, कोई बात नहीं है. आपको तो 31 मार्च को ही रिबैलेंस करना है, ठीक है, कैलेंडर बेस्ड. दैट इज द प्रॉब्लम, इसलिए वोलेटाइल रहेगा. सेकंड, ए की है बी, सॉरी शुड बी बी. रेंज या कॉरिडोर बेस्ड है. तो सर रेंज और कॉरिडोर बेस्ड के अंदर में 3 अप्रोच है. कौन कौन सा? एक आपका फिक्स्ड रेंज, से 50% ±6%. सो दिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ठीक है. फिक्स्ड रेंज हो गया. सेकंड, प्रोपोर्शनल रेंज, 50% ±10%. सर अब ये ±10% क्या है? ये 10% एब्सोल्यूट है या 10% ऑफ 50? 10% ऑफ 50. इज इट फाइन? ब्रैकेट में लिख लो, हियर
10% ऑन 50%, दैट इज प्लस माइनस 5% का बात हो रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? चीज समझ में आ रहा है? तो एक है फिक्स्ड रेंज, दूसरा है proportional range, third is cost benefit based range। दो पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, strategic considerations for rebalancing। सबसे पहला, हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो अगर ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है या लिक्विडिटी कम है, दैट इज लो लिक्विडिटी। क्या रखना है बैंड को? नैरो बैंड या वाइडर बैंड? जो रेंज रखेंगे वो ज्यादा रखेंगे या कम रखेंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा है, खर्चा ज्यादा लगेगा सर, वाइडर रखिए ना, वाइडर वाइडर रेंज। ठीक है। सेकंड, client is in high tax ब्रैकेट। सर हाई टैक्स ब्रैकेट के अंदर में, तो सर वाइडर रखिए, वाइडर रेंज एंड असिमेट्रिक। असिमेट्री मतलब कि सर मान लीजिए टारगेट है से 60%, ठीक है, दिस इज माई टारगेट। सर ऊपर के तरफ अपने रखेंगे +6% विच इज 66%, नीचे की तरफ -2% 58%। सर भाई यहाँ पे कम क्यों? रीजन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। और सर ऊपर की तरफ वाइडर क्यों? क्योंकि सर हायर टैक्स ब्रैकेट में ना, तो सर अगर प्रॉफिट की तरफ ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो सर ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए अपने वाइडर रखते हैं। क्लियर है? थर्ड, क्लाइंट इज हाईली रिस्क एवर्स। सर रिस्क लेने से उसको डर लगता है, तो सर नैरो रखिए, रीबैलेंस करिए। फोर्थ, लोअर कोरिलेशन ऑफ द एसेट क्लास। अगर कोरिलेशन कम है, मतलब सर अगर इक्विटी बढ़ रहा है ऑफ द एसेट क्लास, इक्विटी बढ़ रहा है, फिक्स्ड इनकम गिर रहा है, ऑल्टाई गिर रहा है, ठीक है, तब तो सर इंटरवल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो सर अपने को क्या रखना पड़ेगा? कोरिलेशन, मतलब कोरिलेशन लोअर है अगर, तो अपने को क्या रखना पड़ेगा? नैरो रेंज रखना पड़ेगा, क्योंकि सर ब्रेक करके चला जाएगा ना। अगर इक्विटी बढ़ रहा है, फिक्स्ड इनकम गिर रहा है, तो सर जो रेंज है उसको ब्रेक करके चला जाएगा, तो सर दैट विल बी रिस्कियर। तो बेटर है क्या रखें? नैरो रेंज, नैरो रेंज। आई होप इसका उल्टा संभाल लेगा, कोरिलेशन हायर है तो वाइडर रेंज रखना। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है? वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी ऑफ द एसेट क्लास अगर हाई है, सर कभी भी गैप अप, कभी भी गैप डाउन खुल सकता है। वो जो एसेट है, मान लो निफ्टी, ठीक है, स्टॉक, सर अगर हाईली वोलेटाइल है, गैप अप या गैप डाउन खुल सकता है, तो सर कौन रिस्क लेगा? क्या रखे? नैरो रेंज या टाइटर रेंज, एक ही बात है।
हो सकता है लोग टाइटर वर्ड यूज करें या अपने नैरो वर्ड यूज करें. इज इट फाइन? ओके. सिक्स्थ, इफ द एसेट क्लास इज इन मोमेंटम. सर अभी मोमेंटम में है, बढ़ रहा है तो बढ़ते जाएगा. वाइडर रेंज. If the asset class is in momentum, but if there is belief in mean reversion, क्या रखना है? नैरो रेंज. ठीक है. One can use derivatives also. फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टॉक बाई करके रखे हो तो उसका फ्यूचर सेल कर सकते हो. फोर्थ, certain questions to be aware. Number one, what should be the width of the range? कितना रखे सर? +-5, +-7, कितना रखे? सेकंड, if the range is broke, how much to rebalance? कितना rebalance करे? ठीक है. बगल में लिख लो यहीं पे एग्जाम्पल. इफ एस ए मान लो 50% था एंड लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट या रेंज था 45% से 55%. इफ ड्यू टू प्राइस फॉल करंट एसेट एलोकेशन हो जाता है से 45 है ना नीचे, करंट एसेट एलोकेशन हो जाता है से 40%. देन वेदर 40 से 50 की तरफ लाना है जो अपना टारगेट है. कब लाना पड़ेगा? इफ वी फील इट्स अंडर वैल्यूड. सर अंडर वैल्यूड है, बाई करिए ना. सेकेंड, 40% से 45%. थर्ड, 40% से 47%. थर्ड क्वेश्चन, what will be the frequency of rebalancing? That is monitoring. सर मॉनिटरिंग करना होगा कब रीबैलेंस हो रहा है. फोर्थ, who will be responsible for
रीबैलेंसिंग। सर किसको लगाएंगे, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा रीबैलेंसिंग के लिए, ठीक है। अब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, वहां पे आ जाता है गवर्नेंस स्ट्रक्चर। वहां पे आ जाता है क्या, गवर्नेंस स्ट्रक्चर। सर अपने फंड है, अपना फंड है, ठीक है, अपना फंड है मतलब अपने पोर्टफोलियो मैनेजर है, राइट। वी आर वर्किंग इन अ फंड, एक फंड हाउस है जहाँ पे वी आर वर्किंग। सर क्लाइंट का पैसा आ रहा है, सर क्लाइंट का पैसा प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर्ली मैनेज हो रहा है कि नहीं। सर इन्वेस्टमेंट कमिटी है कि नहीं फंड के अंदर में। सर जो स्टाफ है वो एथिकल है कि नहीं, सर वो लोग नॉलेजेबल है कि नहीं, सर टाइम है कि नहीं, सर वो लोग का कैपेसिटी है कि नहीं, सर वो लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो लोग का सर स्किल क्या है। ये सब सारा चीज अपने कहाँ पे डिस्कस करने वाले, एलओएस नंबर ए। तो आ गया ना, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, सर किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे। इज इट फाइन। तो अपने यहाँ से अब एलओएस नंबर ए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख लो एक बार कि यहाँ पे अपने क्या क्या चीज एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। स्क्वाइजर का लास्ट क्वेश्चन एंड कोर का एग्जाम्पल नंबर 10, दिस वी हैव डन, राइट। एक सेकेंड, इनफैक्ट एक पॉइंट और ऐड करो, जो अपने कॉस्ट बेनिफिट को लेके बात किया ना, ये लोग लिखा है, एक और पॉइंट ऐड कर लो लास्ट में, फिफ्थ। हेंस ट्रेड ऑफ is required between the cost of rebalancing and the risk exposure। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि सर आप रीबैलेंस नहीं कर रहे हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, और रीबैलेंस ले करोगे तो खर्चा लगेगा। ये आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है। डिपेंड कि सर क्या चीज़ से आपको ज़्यादा डर है। ओके, नो, कमिंग टू एलओएस नंबर ए। एलओएस नंबर ए क्या बोलता है, डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कंसिडरेशंस इन एसेट एलोकेशन। बहुत इजी एलओएस है, थियोरेटिकल है बोलने के लिए क्योंकि यहाँ कुछ न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं है, बट इन द सेंस प्रैक्टिकल बहुत है, थोड़ा सा थीम बेस्ड है। बोलता है सर इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस का क्या क्या एलिमेंट्स है एंड इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कंसिडरेशंस इन एसेट एलोकेशन, मतलब क्या क्या चीज़ों का सर अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा इन इन्वेस्टमेंट इन एसेट एलोकेशन एंड। सर इफेक्टिव कब बोलेंगे अपने इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस को, सुनेगा सर इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस को अपने इफेक्टिव तभी बोलेंगे इफ देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेसेस, देयर आर प्रॉपर पॉलिसीज, देयर आर प्रॉपर पॉलिसीज, एडुकेट प्रोसेसेस है, पॉलिसीज है सर, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है, रिस्क मैनेजमेंट टूल्स है सर, प्रॉपर्ली चेक्स एंड बैलेंसेस है, प्रॉपर्ली एसेट एलोकेशन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, मतलब सर जो रूल बनाए हैं क्या वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली सर अपने पैसा मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट का, अपने पैसा मैनेज कर रहे हैं क्लाइंट का। अगर अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर ही वीक है तो सर क्लाइंट अपने ऊपर कैसे भरोसा करेगा, और क्लाइंट अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं किया तो सर अपना पैसा मैनेज करने के लिए कैसे देगा अपने को। चीज समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, क्लाइंट या पोर्टफोलियो मैनेजर। सर पोर्टफोलियो मैनेजर मतलब जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हैं ना एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, वहां का इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कैसा है। सर वहां पे क्या इन्वेस्टमेंट कमिटी है, क्या इन्वेस्टमेंट कमिटी है सर, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है वो स्टाफ्स वगैरह को हायर करके रखा है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करता है ऑल दिस एसेट एलोकेशन डिसीजंस। सर स्टाफ के साथ क्या कोई बाहर का कंसल्टेंट्स भी है क्या, डू वी एक्चुअली रिक्वायर थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स लाइक कस्टोडियंस, मे बी सम पोर्टफोलियो मैनेजर्स, डू वी नीड दैट। सर अगर अपना छोटा टीम है तो सर अपने को बाहर का हेल्प चाहिए, लाइक थर्ड पार्टी हेल्प चाहिए मेरे को। सर अगर हम लोग अपने आप में काफी बड़े हैं देन वी कैन हैव व्हाट
in-house custodian, in-house all the staffs, members and everyone, right? तो सर यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कैसा होना चाहिए एंड व्हाट कैन बी दी एलिमेंट्स, व्हाट कैन बी दी एलिमेंट्स। तो सर सबसे पहला in case of the effective investment governance, we have to ensure that all the policies, all the processes, all the risk management tools are what adequate, all these are actually what adequate, plus जो अपने asset allocation decisions ले रहे हैं as a portfolio manager, that should be with respect to the objectives and constraints of the client। मतलब सर जो भी अपने एसेट एलोकेशन डिसीजन ले रहे हैं वो क्लाइंट का सर ऑब्जेक्टिव, रिस्क ऑब्जेक्टिव, रिटर्न ऑब्जेक्टिव एंड क्लाइंट का सर आरआर, टीटीएलएलयू का कंस्ट्रेंट्स को देखते हुए अपने डिसाइड कर रहे हैं, प्लस वी आर कंप्लाइंग विथ द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो जो भी कंट्री का लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको भी अपने क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, उसको भी अपने क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। नाउ इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ हायरार्की लेवल। 3 टाइप का हायरार्की लेवल हो सकता है। एक हो सकता है सर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कमिटी, एकदम बोलते हैं ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के अंदर में, इन्वेस्टमेंट कमिटी। सर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कमिटी जैसे अपने वहाँ पे बात करते हैं कंपनीज के अंदर में, लेवल 1 के अंदर में सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह होगा। ये जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है उसका काम क्या रहेगा सर, उसका काम रहेगा कि सर जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर में इन्वॉल्व हो, जो स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग है उस चीज के अंदर में इन्वॉल्व हो। सर जो एसेट एलोकेशन हो रहा है उसको रिव्यू करे एंड उसको अप्रूव करे, और अगर उसके अंदर में कोई चेंज कराना है वो बताए कि सर एसेट एलोकेशन के अंदर में कोई अगर चेंज करवाना है या उस पॉलिसीज को रिव्यू करना है उसको रिव्यू करे एंड अप्रूव करे। सेकेंड हायरार्की विल बी इन टर्म्स ऑफ स्टाफ्स, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ्स। सर ये स्टाफ का क्या काम रहेगा, ये स्टाफ एक्चुअली एग्जीक्यूट करेगा एंड इम्प्लीमेंट करेगा जो भी इन्वेस्टमेंट कमिटी बोल रहा है। मतलब सर ये जो स्टाफ है बेस्ड ऑन द क्लाइंट्स आरआर टीटीएलएलयू, बेस्ड ऑन क्लाइंट्स आरआर टीटीएलएलयू एसेट एलोकेशन ड्राफ्ट करेगा और ये एसेट एलोकेशन को ले जाके अपने बॉस को मतलब इन्वेस्टमेंट कमिटी को दिखाएगा। इन्वेस्टमेंट कमिटी देखेगा यार ये जो एसेट एलोकेशन बताया है वो सही है, अप्रोप्रिएट है, अगर नहीं है तो चेंजेस सजेस्ट करेगा और अगर अप्रोप्रिएट होगा तो उसको अप्रूव कर देगा, उसको अप्रूव कर देगा। दैट विल बी द वर्क ऑफ व्हाट, स्टाफ। ऑल्सो द स्टाफ विल बी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ हायरिंग द मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर वगैरह को हायर कौन करेगा, स्टाफ करेगा। चीज समझ में आ रहा है, बट ऑब्वियसली विद द अप्रूवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट कमिटी। सर इन्वेस्टमेंट कमिटी डे टू डे ऑपरेशन के अंदर में नहीं इन्वॉल्व हो सकता है, चीज समझो आप। अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थोड़ी यार पॉसिबल है उसके लिए दे हैव हायर्ड दी फाइनेंस हेड एंड ऑल जो कि इन्वॉल्व होगा डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए। Similarly, in case of manager selection also, the investment committee will not be responsible. Responsible will be whom? Staff. क्योंकि सर इन्वेस्टमेंट कमिटी बैठ के ये डिसाइड कर रहा है यार कौन सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर को डिसाइड करे, किसको बनाए फिक्स्ड इनकम का हेड, किसको बनाए इक्विटी का हेड। तो सर उसका तो फिर जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग पावर है वो तो लूज होते जा रहा है। मतलब तुम सोचो ना डे टू डे अगर तुम मिसलेनियस काम में है तो ओवरऑल तुम पढ़ाई कैसे करेगा, ये वही वाला चीज हो रहा है कि सर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो डे टू डे काम के अंदर में इन्वेस्टमेंट मैनेजर सिलेक्शन वगैरह में नहीं जा सकता, तभी तो वो स्टाफ को हायर किया है। स्टाफ ये सब काम करेगा, स्टाफ ये सब काम करेगा। कौन सा काम सर, एसेट एलोकेशन के बारे में जो भी पॉलिसीज वगैरह वो बनाएगा उसको अप्रूव इन्वेस्टमेंट कमिटी करेगा एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को सिलेक्ट करेगा कौन, स्टाफ्स। उसका हायरिंग वगैरह के लिए स्टाफ्स विल बी व्हाट, रिस्पॉन्सिबल। थर्ड विल बी व्हाट, थर्ड पार्टी। थर्ड हायरार्की विल बी व्हाट, थर्ड पार्टी। सर अगर मान लो ये जो स्टाफ्स है वो छोटे हैं, छोटे इन द सेंस सर स्मॉल मेंबर्स है, मे बी 2 3 4 है, क्योंकि जो फंड है ना वो बड़ा नहीं है, फंड भी छोटा है तो उसके वजह से सर जो स्टाफ्स है वो भी कम है। तो सर अपने को हो सकता है कोई थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट होगा, एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स वगैरह का, विच कैन बी ऑडिटर्स, विच कैन बी सर्टन पर्सन हु हैव मोर नॉलेज एंड स्किल। तो सर हो सकता है अपने को ये थर्ड पार्टी का रिक्वायरमेंट होगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एसेट एलोकेशन। तो सर ये जब 3 हायरार्की डिसाइड हो गया तब अपने अब ये बात कर रहे हैं कि सर व्हाट कैन बी दी एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। सर कब डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई इफेक्टिव एलिमेंट्स है। तो सर सबसे पहले अपने को ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि अपना क्लाइंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या सर, वी हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी दी और वी हैव टू स्टैब्लिश व्हाट इज दी लॉन्ग टर्म एंड दी शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम और ऑफ द क्लाइंट। सर अगर मान लीजिए मेरा क्लाइंट इंडिविजुअल है, मान लीजिए मेरा क्लाइंट इंडिविजुअल है, तो सर इंडिविजुअल का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, सर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है कंज्यूम करना, कंजम्पशन, कि सर कंजम्पशन करे, मतलब जो कमा रहा है उसको उड़ाए
उसको उड़ाए मतलब अपना डे टू डे काम में उसको खर्च करे। सर उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। उसका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव रहता है रिटायरमेंट, तो सर वो रिटायरमेंट की तरफ ध्यान दे। तो सर अगर मेरा क्लाइंट कोई इंडिविजुअल है तो सर उसका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। सर अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉर एग्जांपल इंडोमेंट फंड, फॉर एग्जांपल इंडोमेंट फंड, तो सर इंडोमेंट फंड का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? सर कॉलेज का सर जो भी रिक्वायरमेंट होगा, सर जो खर्चा होगा उसको मीट कराना, प्लस सर्टेन लेवल ऑफ रिटर्न जनरेट करके देना, दैट विल बी दी ऑब्जेक्टिव। सर अगर कोई पेंशन फंड है, कोई पेंशन फंड है, तो सर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उसका ऑब्जेक्टिव होगा करंट एंड द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ द पेंशन शुड बी फुलफिल्ड टुवर्ड्स इट्स एम्प्लॉइज। चीज समझ में आ रहा है? यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एज अ फर्स्ट स्टेप, एज ए फर्स्ट एलिमेंट, वी नीड टू डिसाइड what will be the short term and the long term objectives of the investment program. Now this long term and short term objective depend करता है सर अपना क्लाइंट कौन है। सर अगर अपना क्लाइंट इंडिविजुअल है तो सर उसका कंजम्पशन एंड सेविंग्स रिटायरमेंट पे फोकस करेंगे, वेयर एज अगर इंडोमेंट है तो सर उसका एक्सपेंसेस एंड द रिटर्न पे फोकस करेंगे। थर्ड, सर अगर पेंशन फंड है तो सर उसका करंट एंड द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस क्या है, वो उस चीज पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ऑल्सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द रिटर्न, सर हाउ मच रिटर्न वी नीड टू generate for the client, but return cannot be seen just in an isolated terms. We have to check what risk also, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सर क्लाइंट बोल रहा है उसको रिटर्न भी ज्यादा चाहिए और रिस्क भी कम चाहिए। चीज समझ में आ रहा है? तुम ये नहीं बोल सकते, क्लाइंट को पूछा, बोला यार तुमको कितना रिटर्न चाहिए, बोला जितना ज्यादा, बोला रिस्क, बोला जितना कम, बोला ये पॉसिबल थोड़ी है, ये पॉसिबल थोड़ी है। बोला सर रिटर्न मैक्सिमाइज करना तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव है, बट वी हैव टू मैक्सिमाइज व्हाट, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब सर रिस्क को भी तो देखना पड़ेगा। Now this risk can be illiquidity risk also. सर अगर क्लाइंट के पोर्टफोलियो में मान लीजिए इलिक्विड एसेट क्लासेस है लाइक रियल स्टेट, प्राइवेट इक्विटी एंड ऑल, और उस समय मान लो मार्केट स्ट्रेस है, मार्केट का सिचुएशन खराब है, तो इलिक्विड एसेट्स को बेचेंगे तो सर पता ही है क्या होगा उस समय मार्केट स्ट्रेस सिनेरियो में। वी हैव टू लिक्विडेट एट व्हाट, लोअर प्राइसेस, सो देयर कैन बी इलिक्विडिटी रिस्क, देयर कैन बी वोलेटिलिटी रिस्क, डिपेंड्स सर आपके पास अगेन कैसा टाइप का एसेट क्लास है। फॉर एग्जांपल इक्विटी आर मोर वोलेटाइल एज कंपेयर टू दी फिक्स्ड इनकम, तो दी रिस्क आल्सो वील हैव टू चेक। तो सर एज अ फर्स्ट स्टेप वी हैव टू establish the long term and the short term investment objectives. So sir, this objectives will be in terms of what risk, this objective will be in terms of return. Second will be allocate the rights and responsibility with the governance structure. सर ये जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर में मैंने 3 हायरार्की बोला, कौन कौन सा? एक बोला इन्वेस्टमेंट कमिटी, सेकंड बोला मैंने जो स्टाफ्स वगैरह होंगे, थर्ड मैंने बोला कंसल्टेंट। बोला उनका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करिए कि कौन क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट कमिटी विल बी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब ऊपर ऊपर लेवल से काम करेगा वो लोग, डे टू डे काम में नहीं उलझेगा, स्टाफ सिलेक्शन वगैरह के काम में नहीं उलझेगा। चीज समझ में आ रहा है? उसके बाद सर दी स्टाफ्स विल बी रिस्पॉन्सिबल इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग the asset allocation and getting it approved and reviewed with the investment committee. Also they will be responsible for hiring the managers, investment managers को वगैरह वो लोग क्या करेंगे, हायर करेंगे। that will be the rights and responsibilities, कि आप rights and responsibilities कैसे allocate करो। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला इन टर्म्स ऑफ effective investment governance, पहला पॉइंट है सर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को क्या करिए, स्टैब्लिश करिए। सेकंड बोला सर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करिए, allocate करिए बिटवीन दी इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस, between the staffs and between the consultants. Third will be sir specify करिए processes for creating and approving the IPS, सर IPS कैसे क्रिएट होगा एंड कैसे अप्रूव होगा। जो नॉर्मल अपने IPS के अंदर में जाते हैं, जो नॉर्मल अपने IPS के अंदर में जाते हैं, सर क्लाइंट है सर उसका IPS वगैरह ड्राफ्ट होगा, राइट, उसके बाद इट विल गेट व्हाट रिव्यूड एंड इट विल गेट व्हाट अप्रूव्ड। फोर्थ विल बी स्पेसिफाई द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, कि सर व्हाट इज द प्रोसेस, कैसे SAA क्रिएट करेंगे। तो सर SAA क्रिएट करने के लिए आपने बात कर लिया क्या इंट्रोडक्टरी वाले पोर्शन के अंदर में, सर बेस्ड ऑन दी कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड बेस्ड ऑन व्हाट क्लाइंट का इंडिफरेंस कर्व। सर क्लाइंट का RRTT LLU को समझने के बाद और कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन समझने के बाद देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टेंजेंसी बिटवीन द IC एंड द एफिशिएंट फ्रंटियर। तो सर द प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन SAA कैसे डिसाइड होगा, अप्लाइंग अ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू मॉनिटर द इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम स्टेटेड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। मतलब सर जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे डिसाइड किए अपने फर्स्ट पॉइंट के अंदर में, जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, सर उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या वो
अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब वी हैव टू फाइंड आउट सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस, वी हैव टू पुट सर्टेन चेक्स एंड बैलेंसेस, सर्टेन रिस्क मैनेजमेंट टूल्स कि सर जो भी यहाँ पे अपने रिस्क एंड रिटर्न ऑब्जेक्टिव को डिसाइड किया, क्या वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको सर मॉनिटर तो करना पड़ेगा, उसको सर रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, रिपोर्टिंग टू whom? द इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कमिटी, द इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कमिटी। लास्ट, परफॉर्मिंग अ गवर्नेंस ऑडिट, परफॉर्मिंग अ गवर्नेंस ऑडिट। सर गवर्नेंस ऑडिट का मतलब देयर विल बी अ थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को अपने अपॉइंट करेंगे जो कि चेक करेगा कि सर जो पॉलिसीज, जो प्रोसेसेस है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस, आर दोज एडिक्वेट? जो बोला गया वो हुआ है कि नहीं? जो एसेट एलोकेशन डिसाइड हुआ था वो हुआ है कि नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर कैन बी अ रिस्क रिवर्जन ऑल्सो समटाइम। रिस्क रिवर्सल भी हो सकता है। मतलब कि सर मान लो अभी आप से क्लाइंट के आपके पोर्टफोलियो के अंदर में कोई स्टॉक है विच इज ऑफ करेंटली $100, ठीक है, एंड यू आर बुलिश, आपको लगता है दाम बढ़ेगा एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, एंड ड्यू टू सर्टेन सिनेरियो प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, प्राइस गिर के हो गया $70। आपने क्या किया? हर बढ़ा के क्या किया? अपना पोजीशन को काट दिया, अपना मतलब क्लाइंट का पोजीशन को काट दिया। The stock price was $100. You thought that the price will increase, and it started falling. It became 70. And what you have done? Because आपको लगा कि यार और प्राइस कम नहीं हो जाए, तो आपने हड़बड़ा के क्या कर दिया? उस पोजीशन को काट दिया। पोजीशन को काटा मतलब यू बुक द लॉस, एंड उसके बाद वो 70 से क्या हुआ? 120 की तरफ मूव कर गया। $70 से 120 की तरफ मूव कर गया। तो आपने किया क्या यहाँ पे? आपका क्या व्यू था कि दाम बढ़ेगा, और जैसे दाम गिरना स्टार्ट हुआ आपका जो व्यू था वो हिल गया। आपका जो व्यू था वो इतना, मतलब वो इतना इजी था क्या कि बस थोड़ा सा जैसे लॉस हुआ आप तुरंत अपना लॉस बुक कर लिए, मतलब क्लाइंट का जो है लॉस बुक कर लिए? और ये सब सारा चीज अपने को क्या गवर्नेंस ऑडिट के अंदर में चेक करना पड़ेगा, वेदर ऑल दिस हैपनिंग और नॉट। मतलब आपका जो व्यू है क्या उसका कोई बेसिस है कि नहीं? दैट विल गेट व्हाट? ऑडिटेड, गवर्नेंस ऑडिट, एंड इट विल बी डन बाय द थर्ड पार्टी। अभी जो थर्ड पार्टी है सर, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इन्वेस्टमेंट कमिटी है ना, उसके प्रेशर में नहीं होना चाहिए, मतलब दे शुड बी इंडिपेंडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए सर कोई इसके चाचा ताऊ भतीजा वगैरह का रिलेटिव हो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ऑल्सो सर जो स्टाफ्स है, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स वगैरह को हायर करेगा ना, तो वो भी इन्वेस्टमेंट मैनेजर को जो हायर कर रहा है ना, अपने कोई रिलेटिव में नहीं होना चाहिए। नहीं तो वही हो जाएगा, तुम अपने ऑफिस का काम उसको दे रहा है ताकि क्या पार्टनरशिप थोड़ा सा आपस में लेन देन हो जाए, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग हो जाए। ऑल दोज आर नॉट अलाउड, ऑल दोज आर नॉट अलाउड। मतलब यहाँ पे फिर एथिक्स आ जाता है कहीं ना कहीं। परफेक्ट। तो यहाँ पे 6 इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट मॉडल्स है या एलिमेंट्स है, क्या क्या याद रखना पड़ेगा आपको? सबसे पहला, सर क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है क्लाइंट का? क्या सर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इन टर्म्स ऑफ रिस्क, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? सर डिपेंड करता है जो क्लाइंट है वो इंस्टीट्यूशनल है या इंडिविजुअल है। सर उसका रिटर्न ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका रिस्क ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्क के अंदर में वोलेटिलिटी, रिस्क के अंदर में इलिक्विडिटी रिस्क एंड ऑल। सर जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस कैसे कैसे डिसाइड करेंगे किसको क्या क्या काम करना है? एक होगा इन्वेस्टमेंट कमेटी, सेकंड होगा स्टाफ, और थर्ड कौन होगा? कंसल्टेंट, एक्सटर्नल कंसल्टेंट। फोर्थ होगा सर अपने आईपीएस वगैरह को कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, एंड कैसे अप्रूव करेंगे। फोर्थ अपना होगा स्पेसिफाई दी प्रोसेस एंड डेवलप व्हाट? स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन, कि कौन कौन से एसेट क्लासेस के अंदर में कितना कितना पैसा लगाना है। डिपेंड क्लाइंट का आर आर टी टी एल एल यू विच विल बी बेस्ड ऑन दी आई सी एंड दी कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन। फोर्थ विल बी सर जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अपने डिफाइन किए हैं क्या वो करेक्टली मूव हो रहा है कि नहीं? मतलब वी नीड टू डू दी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सॉर्ट ऑफ, सर जो सोचे थे वो चीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब whether there are sufficient checks and balances, whether there are any risk management tool and not, मतलब we need to monitor that. And last में we will do the governance audit, we will perform the governance audit, मतलब सर जो भी काम वगैरह कर रहे हैं उसका पूरा ऑडिट होगा, that will be done by the third party with respect to the policies, processes, reporting and everything. Perfect. तो ये था आपका एलओएस नंबर ए, describe elements of effective investment governance and investment governance considerations in asset allocation. तो ये एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ये लोग पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अगेन ऑब्वियसली यू कैन गो थ्रू दैट, आराम से आप रीड करना, एकदम एक एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी जो आपने डिस्कस कर लिए। अब डायरेक्टली अपने क्या कर रहे हैं, कोर के एग्जाम्पल में जा रहे हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1, इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस हाइपोथेटिकल केस 1, इन जनवरी 2016 कैफलैंडिया ऑफिस वर्कर्स यूनियन पेंशन कॉप मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। ठीक से बोला कि सर जनवरी 2016 में कैफलैंडियन ऑफिस वर्कर्स पेंशन पेंशन फंड है, पेंशन फंड कैफलैंडियन ऑफिस वर्कर्स यूनियन पेंशन मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। ओके, पेंशन फंड had made the following announcement। क्या? काउअप will fully exit all hedge funds and fund of fund। बोला सर हेज फंड एंड फंड ऑफ फंड से पूरा का पूरा एग्जिट कर लेगा। सर फंड ऑफ फंड एंड हेज फंड आर एक्चुअली व्हाट? इन्वेस्टमेंट व्हीकल। ऑल दीज आर एक्चुअली व्हाट? इन्वेस्टमेंट व्हीकल। बोल रहा उससे पूरा का पूरा एग्जिट कर लेगा। एसेट्स करेंटली अमाउंटिंग टू 15% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम आर इन्वॉल्व। पूरा करंट एलोकेशन कितना है? 15%, 15। Although hedge funds are a viable strategy for some, when judged against their complexity and cost, hedge fund investment is no longer warranted for cow-up। बोला सर गिवन कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट ऑफ द हेज फंड हम लोग के लिए अब ये वाइबल नहीं है। गिवन हेज फंड का कॉम्प्लेक्सिटी है, अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, सर कॉस्ट है, हम लोग के लिए ये वाइबल नहीं है। 1 वीक लेटर, एक सप्ते बाद, अ फाइनेंशियल न्यूज सर्विस रिपोर्टेड द फॉलोइंग। ये लोग यहाँ पे रीजन क्या दिया था एग्जिट करने का? कि यार कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट है। याद रखना ये वाला पॉइंट कि हेज फंड एंड फंड ऑफ फंड में देयर इज लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। आफ्टर 1 वीक द फाइनेंशियल न्यूज सर्विस रिपोर्टेड द फॉलोइंग। द काउ-अप डिसीजन ऑन हेज फंड्स वाज precipitated by an allegation of a wrongdoing by a senior executive with hedge fund selection responsibilities in काउ-अप's alternative investment strategy group। चीज समझ में आ रहा है? बोला सर काउ-अप जो डिसीजन लिया ना हेज फंड को एग्जिट करने का, बोला उसके अंदर में ये लोग ये जो रीजन दिया ना कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, विच मे नॉट बी ट्रू। क्योंकि ये लोग बोला कि देयर इज अ एलिगेशन दैट सर वो जो स्टाफ्स वगैरह था ना इन्वेस्टमेंट कमेटी के अंदर में जो स्टाफ्स वगैरह था उसका कोई एक सीनियर एग्जीक्यूटिव कुछ रॉन्ग डूइंग किया है इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग दी हेज फंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हो सकता है कोई अपने रिलेटिव वगैरह को हेज फंड मैनेज करने के लिए दे दिया होगा। चीज समझ में आ रहा है? तो सर बिकॉज ऑफ दैट ये लोग यहाँ पे ये नहीं बोला, पेंशन फंड अपने ये क्लेम नहीं किया, रेदर ये बोला यार हम लोग एग्जिट करना चाह रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। ये लोग ये नहीं बताया कि सर देयर इज अ सम रॉन्ग डूइंग बाय अ सीनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि ये फाइनेंशियल न्यूज के अंदर में आया। ओके, कंसिडरिंग ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट, बोला जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेट व्हाट फैक्ट्स वुड बी रेलिवेंट इन इवैल्यूएटिंग वेदर दिस डिसीजन टू एग्जिट हेज फंड्स वाज कंसिस्टेंट विद इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस। बोले जो पहला स्टेटमेंट दिया क्या उसके बेसिस पे बताइए ये सही है कि नहीं है। देखो सर इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस स्टाफ्स, ठीक है सर, वो लोग के पास अप्रोप्रिएट नॉलेज, अप्रोप्रिएट टाइम, अप्रोप्रिएट स्किल, अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटी है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जो फंड मैनेज कर रहा है, जो इन्वेस्टमेंट स्टाफ है, इन्वेस्टमेंट कमिटी सर जो डिसाइड कर रहा है, एसए वगैरह को अप्रूव कर रहा है, क्या वो लोग के पास नॉलेज है भी कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या सर वो लोग के पास टाइम है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है वो लोग पार्ट टाइम काम कर रहा है, कहीं और फुल टाइम कर रहा है और यहाँ पे सर थोड़ा सा टाइम निकाल के ये सब काम कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। और सर वो लोग क्वालिफाइड है भी कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि कोई नॉर्मल डिग्री किया हुआ है, सर कोई सीएफए, कोई सीए या कोई एमबीए, सीएफए चार्टर होल्डर वगैरह है कि नहीं, एमबीए है कि नहीं, मतलब थोड़ा सा रिनाउंड होना चाहिए, थोड़ा सा स्किल बेस्ड होना चाहिए, वो सब है कि नहीं। क्योंकि दिस वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एलओएस, नॉलेज, स्किल, टाइम, कैपेबिलिटी। नॉलेज, स्किल, टाइम, कैपेबिलिटी। जब ये एलओएस स्टार्ट कराया था मैंने ये वर्ड यूज किया था सर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो सेकंड वाला पॉइंट है ना, allocate the rights and responsibilities to the various governance structure। सर राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिवाइड करे, सर देखेंगे ना वो जो पर्सन है सर वो उसमें नॉलेज है कि नहीं, क्या वो सर फुल टाइम काम कर रहा है कि नहीं, क्या सर उसमें कैपेबिलिटी है कि नहीं, ये सब चीज के बेसिस पे ही तो डिसाइड करेंगे। इज इट फाइन? तो बोला ये जो हेज फंड को एग्जिट करने का डिसीजन लिया है वेदर इट इज वाइबल और नॉट, सर वो तो डिपेंड करता है कि सर उसके जो टीम मेंबर है नॉलेजेबल, टाइम, स्किल, also with respect to the complexity and cost, also with respect to the complexity and cost, also we need to see sir hedge fund जो है वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो के अंदर में सुटेबल है कि नहीं, मतलब कोरिलेशन पूरा का पूरा पोर्टफोलियो के अंदर में सुटेबल है कि नहीं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है? द नॉलेज, कैपेसिटी एंड टाइम अवेलेबल विद इन को-अप
to have an effective hedge fund investment program would need to be assessed against the stated concern for complexity and cost. The investment purpose served by the hedge fund in co-op's investment program before it exited them needs to be analyzed. मतलब पूरा का पूरा सर ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर में हेज फंड का क्या रिलेशन है. क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडरिंग बोथ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन को-op इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस. बोला सर दोनों स्टेटमेंट को देख के बताइए कि क्या डेफिशिएंसी है. सर पहला, सर जो इन्वेस्टमेंट कमिटी हायर किया है ना स्टाफ्स वगैरह को, और ये स्टाफ से तो गलती हुआ है, इसका मतलब हो सकता है सर कोई हायरिंग प्रोसेस में इशू हुआ है, बैकग्राउंड चेक्स वगैरह नहीं कराया हुआ है. चीज समझ में आ रहा है आपको. आपको डेफिशिएंसी बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुआ होगा. सर ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है जो रॉन्ग डूइंग कर रहा है, सर अपने गलत हायरिंग कर ली है एज ए इन्वेस्टमेंट कमिटी अपने गलत जन को हायर किए. दैट इज द प्रॉब्लम. The co-op decision on hedge fund was precipitated by an allegation of the wrongdoing by a senior executive. Yes. Also, sir, second problem will be with respect to complexity and cost, जो कि हो सकता है सर genuine भी है. Obviously, hedge funds are more complex. We have to incur more cost. Because of that हो सकता है सर अपने exit कर रहे हैं. क्या लिखा है ये लोग? सबसे पहला, hiring and oversight of co-ops executives have been adequate. बोला सर गलत जन को हायर किए. सर हो सकता है कोई अपने पर्सनल बोलते हैं ना रिलेटिव्स वगैरह को हेज फंड का स्ट्रैटेजीज वगैरह दे दिया होगा, मतलब एज अ ओवरऑल इन्वेस्टमेंट व्हीकल मैनेज करने. द इनिशियल को-op इन्फॉर्मेशन रिलीज वाज इनकम्प्लीट. अच्छा बोला जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकाला था ना ये लोग कि कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, पूरा हो सकता है सर वही इनकम्प्लीट है. ये लोग पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बताया नहीं है. एंड पॉसिबली मिसलीडिंग. पब्लिक कम्युनिकेशन अपीयर नॉट टू हैव रिसीव्ड एडिक्वेट ओवरसाइट. डाइवेस्टिंग हेज फंड्स मे बी अ रिएक्शन टू द पर्सनल इशू rather than being based on investment consideration. पूरा सर जो डाइवेस्ट कर रहे हैं ना that may be because of personal issue rather than based on investment considerations. पूरा तुम कोरिलेशन चेक नहीं कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी कॉस्ट नहीं चेक कर रहा है, यू आर चेकिंग दी पर्सनल इश्यूज कि सर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो हो सकता है अपने कोई पर्सनल रिलेटिव वगैरह को दिया, दैट इज वाई दे वांट टू एग्जिट फुल्ली. ये रहा ना पर्सनल इशू, उसके वजह से. इज इट फाइन? परफेक्ट. तो ये अपना था एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल नंबर 2 एक बार आप खुद से रीड करना, खुद से एक बार अंडरस्टैंड करना. वी विल डू इन दी नेक्स्ट क्लास एग्जाम्पल नंबर 2. ठीक है, इसी एलओएस से रिलेटेड है, बट एग्जाम्पल नंबर 2 आप एक बार खुद से ट्राई करना, क्योंकि उसका जो क्रक्स है वो अपने डिस्कस कर लिया एलओएस नंबर 1 के अंदर में, एग्जाम्पल नंबर 2 का. तो खुद से एक बार रीड करना, देन वी विल डू विद एग्जाम्पल नंबर 2 अपने नेक्स्ट क्लास में एक बार स्टार्टिंग में करेंगे. उसके बाद आई विल स्टार्ट विद एलओएस नंबर बी. ठीक है, तो आज के क्लास में अपना 2 एलओएस कंप्लीट हुआ है, विच इज एलओएस नंबर जे एंड एलओएस नंबर ए. एलओएस नंबर जे was related to कि सर क्या strategic considerations ध्यान में रखना पड़ेगा in terms of rebalancing, and first LOS is about effective investment governance. Is it fine? तो अपने example number 10 and example number 1 क्लास के अंदर में कोर का किया आज. परफेक्ट. चलिए तब तक टेक केयर गाइस, बाय बाय.